जो भी है वो लाइव होते रहेंगे, आते रहेंगे। अपना जो टॉपिक है वो है मॉडल का। मॉडल मॉडल का टॉपिक है। तो अपन सबसे पहले ये देखेंगे कि ये मॉडल आया कहाँ से। सबसे पहले इसकी उत्पत्ति, मतलब ये इसका जन्म कहाँ से हुआ। तो अपन जन्म के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, मॉडल पढ़ने के लिए जो खास बहुत जरूरी है, एक तरफ से अपन ये मॉडल जो पार्ट है वो एक वर्ब का पार्ट है। तो अपन सबसे पहले लेंगे यहाँ पर वर्ब। सबसे पहले अपन को किसके बारे में जानना पड़ेगा? वर्ब के बारे में जानना पड़ेगा। तो अपन वर्ब जानते हैं। अब आपको पता होगा कि वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। वर्ब को दो भागों में बांटा गया। एक को बोलते हैं अपन फाइनाइट। क्या बोलते हैं? फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। और दूसरी को बोलते हैं नॉन फाइनाइट। क्या बोलते हैं? नॉन फाइनाइट। मतलब वर्ब को दो हिस्से किए हैं, और दो हिस्सों में पहला है फाइनाइट, दूसरा है नॉन फाइनाइट। अब इस फाइनाइट वर्ब को अपन टेंस वर्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंस वर्ब। और जो नॉन फाइनाइट होती है उसको अपन टेंस लेस बोलते हैं। टेंस लेस का मतलब ये होता है कि इन वर्बों से हमें टेंस के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। ये अपन को याद रखना है ना। तो अपन यहाँ जैसे ये टेंस वर्ब है और दूसरी जो है वो टेंस लेस है। तो यहाँ जितनी भी जो फाइनाइट वर्ब में जितनी भी जो भी वर्ब होती है उनसे हमें टेंस के बारे में जानकारी मिलती है, इसलिए इसको अपन टेंस वर्ब बोलते हैं। और जो नॉन फाइनाइट है, जहां से जो वर्ब लिखी हुई होती है उसमें टेंस का पता नहीं चलता है, इसलिए इसको टेंसलेस कहते हैं। तो अपन को ये याद रखना है, ये टेंसलेस क्या है क्या नहीं, ये अपना यहाँ मैटर नहीं है। अपना जो मैटर है अभी यहाँ फाइनाइट वर्ब का। तो अपन यहाँ इस फाइनाइट वर्ब को दो भागों में बांट देते हैं। दो भागों में बांट देते हैं। इस फाइनाइट वर्ब को अपन यहाँ कहते हैं लेक्सिकल, और दूसरा इसको है ऑक्सिलरी। क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरीज। फाइनाइट वर्ब जिसे टेंस वर्ब कहते हैं, और इस टेंस वर्ब को अपन ने दो भागों में बांटा है, एक्सिलरी वर्ब और लेक्सिकल वर्ब और एक्सिलरीज वर्ब, है ना। अब एक्सिलरी वर्ब है, लेक्सिकल वर्ब क्या है, एक्सिलरी वर्ब क्या है, वो अपन जानते हैं। अभी इस एक्सिलरी वर्ब को दूसरा जो नाम है उसको अपन यहाँ कहते हैं मेन वर्ब। क्या कहते हैं? मेन वर्ब। मेन वर्ब जिसको अपन एमवी, ठीक है, एमवी के नाम से जानते हैं। या फिर अपन इसको कह सकते हैं स्टैंडर्ड वर्ब। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड वर्ब। क्या कह सकते हैं अपन इसको? स्टैंडर्ड वर्ब। या फिर इसको अपन कह सकते हैं इन्फेक्टेड या इन्फेक्टिव वर्ब। मतलब अपन जो फाइनाइट वर्ब है, वर्ब जिसको दो भाग कर दिए, एक तो फाइनाइट और दूसरा नॉन फाइनाइट। अब फाइनाइट वर्ब में जिसको अपन टेंस वर्ब बोलते हैं, और दूसरा जिसको अपन टेंस लेस कहते हैं। मतलब इन वर्बों से हमें टेंस का पता नहीं चलता है, और इन वर्बों से हमें टेंस का पता चलता है। अब इसको अपन ने कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में। एक पहला है इसको लेक्सिकल वर्ब, जिसे अपन क्या कहते हैं? मेन वर्ब भी कह सकते हैं, स्टैंडर्ड वर्ब भी कह सकते हैं, या इन्फेक्टेड या इन्फेक्टिव ये वर्ब भी इसको अपन कह सकते हैं। मतलब आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या वर्ब की सेकंड फॉर्म, इस तरीके से जो मेन वर्ब होती है, जो एक्शन वर्ब होती है, उन सभी को अपन यहाँ इन नामों से जान सकते हैं। उसे अपन लेक्सिकल वर्ब भी कह सकते हैं, मेन वर्ब भी कह सकते हैं, स्टैंडर्ड वर्ब भी कह सकते हैं, या इन्फेक्टेड या इन्फेक्टिव वर्ब भी कह सकते हैं इन मेन वर्ब को, जो एक्शन वर्ब होती है। दूसरा पार्ट जो एक्सिलरी, इस एक्सिलरी को अपन हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब। दूसरा अपन इसको कहते हैं लिंकिंग वर्ब भी नाम से जानते हैं। तीसरा अपन इसको एनोमलस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एनोमलस। एनोमलस कह सकते हैं, या फिर इसको अपन क्या कहेंगे? डिफेक्टिव। क्या कहेंगे?
एक तो अपन इसको डिफेक्टेड भी बोल सकते हैं या इसको अपन डिफेक्टिव भी कह सकते हैं। मतलब जो फाइनिट वर्ब है उसको अपन ने कितने पार्ट में बना दिया, दो पार्ट कर दिए। एक है टेंस, टेंस वर्ब जिसको अपन फाइनिट को कहते हैं, जिसके दो पार्ट बनाए अपन ने, लेक्सिकल और एक्सिलरी। अब लेक्सिकल वर्ब को अपन क्या कहते हैं, मेन वर्ब, और उसी को अपन क्या कह सकते हैं, स्टैंडर्ड वर्ब, या इसको कहते हैं अपन इन्फेक्टेड या इन्फेक्टिव वर्ब भी कह सकते हैं। मतलब अपन को ये ध्यान रखना कि इस वाले पार्ट में जो मेन वर्ब होती है ना, उसको इन नामों से अपन जान सकते हैं। दूसरा जो होता है एक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, जिसको अपन एनामोलस भी कहते हैं, या इसको अपन डिफेक्टिव या डिफेक्टेड या डिफेक्टिव वर्ब भी कह सकते हैं। अब यहां पर मैंने एक शब्द लिखा हुआ है एनामोलस। क्या लिखा हुआ है, एनामोलस। अब अपन को पता होना चाहिए कि एनामोलस शब्द, अभी हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, एक्सिलरी, ये नाम सुने हुए, एक आपके सामने डिफेक्टिव और इन्फेक्टिव, ये दोनों वर्ब नहीं है। मतलब आपको ये याद रखना है कि इन्फेक्टिव लिखा हुआ आता है, इसका मतलब आपको हमेशा मेन वर्ब के बारे में ध्यान करना है। और जब डिफेक्टिव लिखा हुआ आता है, इसका मतलब है कि आपको जितनी भी हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया होती है, उन सभी वर्बों के बारे में बात करनी है। अब अपन ने यहाँ जो गोला लगाया है वो है एनामोलस। अब एनामोलस वर्ब क्या है, एनामोलस वर्ब ये है कि जिसकी उत्पत्ति हुई है एनामोली शब्द से। किससे, एनामोली शब्द से। और इस एनामोली शब्द का मतलब होता है बिलो स्टैंडर्ड। क्या होता है, बिलो स्टैंडर्ड। मतलब आपको ये याद रखना है कि जैसे अपन ने यहां पर ये जो मेन वर्ब है इसको अपन ने स्टैंडर्ड वर्ब बोली थी, और यहां पर अपन ने इसको बिलो स्टैंडर्ड, मतलब बिलो स्टैंडर्ड किसको कह सकते हैं अपन, एनामोलस। एनामोलस जो शब्द है वो किसकी ओर इशारा करता है, बिलो स्टैंडर्ड की ओर। तो अपन को याद रखना है क्या, कि जो वर्ब है उस वर्ब के दो टुकड़े कर दिए, एक को फाइनिट कहते हैं, दूसरे को नॉन फाइनिट कहते हैं। फाइनिट वर्ब वो है जिससे टेंस का पता चलता है, नॉन फाइनिट वर्ब वो है जिससे टेंस का पता नहीं चलता है। अभी फाइनिट वर्ब को अपन ने दो भागों में भाग दिया, एक तो लेक्सिकल, दूसरा एक्सिलरी। अभी इस लेक्सिकल वर्ब को और किस नाम से जानते हैं, तो मेन वर्ब, स्टैंडर्ड वर्ब, या इन्फेक्टेड या इन्फेक्टिव वर्ब के नाम से जानते हैं। और यहां पर आपको याद रखना है जो हमेशा मेन वर्ब होती है उसी को अपन यहां लिखते हैं, ठीक है। और यहां पर एक्सिलरी जो लिखा हुआ है, एक्सिलरी के अंदर क्या होता है कि इसको अपन किस किस नाम से जानते हैं, एक तो एक्सिलरी बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, लिंकिंग बोलते हैं, एनामोलस बोलते हैं, या फिर उसको डिफेक्टेड या डिफेक्टिव, इस तरीके से अपन जानते हैं। अब यहाँ एनामोलस शब्द क्या है, तो एनामोलस शब्द है वो एनामोली से आया है, जिसका मतलब होता है बिलो स्टैंडर्ड। मतलब यहाँ स्टैंडर्ड और यहाँ बिलो स्टैंडर्ड। अब ये सारी चीजें, टॉपिक अपना मॉडल है, लेकिन अपन ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये जो मॉडल की उत्पत्ति हुई है वो कहां से हुई है। मैं आपको उस मॉडल, मतलब किस तरीके से मॉडल निकलता है वो अपन को देखना है। तो अपने यहाँ पर ये जो मॉडल है, इस मॉडल की जो मेन उत्पत्ति हुई है वो कहां से हुई, वर्ब से। वर्ब में उसमें भी कौन से भाग में, क्योंकि इस भाग को तो अपन पढ़ ही नहीं रहे, फाइनिट वर्ब, फाइनिट मतलब टेंस वर्ब, और टेंस वर्ब में भी कितने पार्ट कर दिए, दो। और एक लेक्सिकल, एक मेन वर्ब, दूसरा स्टैंडर्ड वर्ब, और तीसरा है इन्फेक्टेड या इन्फेक्टिव वर्ब। उस भाग को अपन ने यहां अलग किया। दूसरा है एक्सिलरी, हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, एनामोलस या डिफेक्टिव या डिफेक्टेड। और एनामोलस है वो एनामोली से आया है, और जिसका मतलब होता है बिलो स्टैंडर्ड। ये अपन ने यहां इसको देखा। अब अपन यहां मॉडल आया कहां से है, तो उसकी ओर अपन जाएंगे। लेकिन यहां पर मैं एक बार आप इसको, एनामोलस शब्द, कौन सा, एनामोलस शब्द। और एनामोलस शब्द है वो कहां से आया था, एनामोली से। और एनामोली का मतलब होता है बिलो स्टैंडर्ड। अब अपन को ये देखना है कि अब यहां पर ये जो एनामोलस है, ये एनामोलस है। अब यहां पर मैंने कहा कि ये एनामोलस है क्या, तो एनामोलस है वो बिलो स्टैंडर्ड वाली बात करता है और स्टैंडर्ड वर्ब वाली। जैसे मैंने यहां लिख दिया शी इज ए डॉक्टर, और यहां लिखा हुआ है शी स्पीक्स इंग्लिश। ये इस तरीके से दो सेंटेंस लिखे हुए। अब आपको यहां पर देखना है कि स्टैंडर्ड वर्ब कौन सी है, क्योंकि अपन ने देखा था स्टैंडर्ड वर्ब के बारे में भी बात की थी अभी, स्टैंडर्ड वर्ब के बारे में बात की थी, और एक अपन बात की थी बिलो स्टैंडर्ड के बारे में। किसके बारे में, बिलो स्टैंडर्ड। अब यहां पर जो बिलो स्टैंडर्ड है ना, तो यहां पर अपन को ध्यान रखना है कि बिलो स्टैंडर्ड या जो स्टैंडर्ड वर्ब है वो कैसे पता चलेगा।
तो जो हेल्पिंग वर्ब की भूमिका में आती है, जो वास्तव में यहां पर मेन वर्ब दी हुई नहीं है, लेकिन यहां पर ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो एक तरह से मेन वर्ब का काम कर रही है, इसलिए ये मेन वर्ब की जगह ले रही है। क्या कर रही है? जगह ले रही है ना? ये मेन वर्ब है नहीं, लेकिन ये मेन वर्ब की जगह ले रही है, इसलिए ये किसी की जगह ले रहा है, इसलिए इसको अपन स्टैंडर्ड वर्ब नहीं कह सकते, इसको बिलो स्टैंडर्ड वर्ब कहते हैं। और ये जो है वो मेन वर्ब है, इसलिए वो अपने आप में एक स्टैंडर्ड वर्ब है। मेन वर्ब जो होती है वो हमेशा स्टैंडर्ड वर्ब होती है, और स्टैंडर्ड वर्ब में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म वो हमेशा अपन स्टैंडर्ड वर्ब मानते हैं। लेकिन जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होती है, जो वास्तव में एक हेल्पिंग वर्ब की भूमिका है, लेकिन जहां मेन वर्ब नहीं होती, तब ये अपने आप को एक मेन वर्ब की भूमिका में ढलने का काम करती है। तो इसलिए वो जगह लेती है, लेकिन वास्तव में वो स्टैंडर्ड वर्ब नहीं है। तो इस हेल्पिंग वर्ब को, सारी हेल्पिंग वर्ब होती है, उन सबको अपन क्या कहते हैं? बिलो स्टैंडर्ड। और जो मेन वर्ब होती है उसको स्टैंडर्ड वर्ब कहते हैं। अब अपन को ये याद रखना है कि ये जो एलामलेस है, मतलब अपन को याद रखना है कि अपन एलामलेस हेल्पिंग वर्ब पे आ गए। अब ये हेल्पिंग वर्ब है, इनकी टोटल संख्या आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनकी टोटल संख्या कितनी है? 24। मतलब अपन को ये याद रखना है कि जितनी भी मैंने अभी इस तरफ लिखा था एक्सिलरी वाले में, एक्सिलरी जो हेल्पिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, एनामलस है, या डिफेक्टेट है, या डिफेक्टिव वर्ब है, उनकी टोटल संख्या कितनी है? 24। कितनी है? 24। अब अपन को याद रखना है कि 24 जो है, एनामलस है, या लिंकिंग वर्ब है, या हेल्पिंग वर्ब है, या मेन वर्ब, सॉरी मेन वर्ब नहीं, एनामलस है, लिंकिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, डिफेक्टिव है, या एक्सिलरी है, उनकी अगर संख्या आपको पूछे, उनमें से किसी की भी संख्या पूछे, तो आपको बता देनी कितनी? 24 है ना। अब ये 24 जो वर्ब है, अभी इस 24 वर्ब को अपन ने यहां लिखते हैं एनामलस, एनामलस लिखो, या इसको अपन हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं, या इसको लिंकिंग वर्ब बोल सकते हैं, या इसको एक्सिलरी बोल सकते हैं, एक्सिलरीज बोल सकते हैं, या इसको अपन डिफेक्टिव ये भी बोल सकते हैं। मतलब इन पांचों का एक ही नाम है ना। जैसे अपन एक्सिलरी को एनामलस भी बोल सकते हैं, एनामलस को हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, डिफेक्टिव वर्ब। अब इनकी टोटल संख्या कितनी है अपने पास में? 24। अब 24 है, तो इन 24 भागों को अपन ने कितने भागों में बांट दिया? इसको 2 भागों में। कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। अब अपन को यहां याद रखना है क्या? एक तो दूसरा पहला भाग जो है इसका वो है प्योर एक्सिलरी। क्या? प्योर एक्सिलरी। और जो दूसरा है वो उसको अपन कहते हैं मॉडल एक्सिलरी। पहला भाग कौन सा? प्योर एक्सिलरी। और दूसरा भाग कौन सा? मॉडल एक्सिलरी। अभी ये 24 है, तो ये प्योर में संख्या है इसकी 11 और मॉडल की संख्या है 13। मतलब ये जो 24 हेल्पिंग वर्ब आपको पूछे कि लिंकिंग वर्ब कितनी है, तो 24। हेल्पिंग वर्ब कितनी है? 24। डिफेक्टिव वर्ब कितनी है? 24। एनामलस कितनी है? 24। एक्सिलरी कितनी है? 24। मतलब सबका एक ही नाम है, बस खाली उसको नाम अलग अलग दे दिया है, मतलब ये एक ही है। अब इन 24 वर्बों को अपन ने कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। तो प्योर एक्सिलरी और दूसरा है मॉडल एक्सिलरी। मेरा मकसद आपको सीधा मॉडल नहीं पढ़ाना था, मैं सीधा मॉडल कर सकता था, लेकिन समस्या यह है कि मुझे आपको बताना है थ्योरिकल टाइप प्रश्न। थ्योरिकल टाइप प्रश्न इसलिए बताना है कि इसका जन्म वहां कहां से हुआ। तो वास्तव में ये मेन वर्ब, सॉरी जो वर्ब होती है, उस वर्ब से अपन उसको 2 पार्ट कर दिए, फाइनिट और नॉन फाइनिट। और फाइनिट के भी अपन ने 2 पार्ट कर दिए, एक्सिलरी और उसके बाद में एक लेक्सिकल। तो एक्सिलरी वाला जो भाग है, उस भाग के अंदर फिर उसके भी हमने 2 भाग कर दिए। तो एक प्योर एक्सिलरी बन गया और दूसरा मॉडल एक्सिलरी बन गया। तो मतलब आपको ये याद रखना है कि इसकी उत्पत्ति एक वर्ब से हुई, वर्ब में भी फाइनिट वर्ब से हुई, फाइनिट वर्ब में भी एक्सिलरी वर्ब से हुई, और एक्सिलरी वर्ब में भी वहां पर अपन ने किसके भाग में आए? मॉडल वाले भाग में। तो मतलब इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि इसकी मॉडल की उत्पत्ति हुई कहां से। ठीक है। अब यहां पर प्योर कितने हैं? 11 है, और मॉडल कितने हैं? 13। अभी आगे अपन इसको साफ करके, अभी अपन ने इसके 2 पार्ट किए हैं, 2 पार्ट किए। एनामलस मान लो लिख देते हैं अपन, एनामलस 2 पार्ट कर दिए, एक तो प्योर और दूसरा मॉडल। ठीक है।
अब ये प्योर है, उसमें संख्या 11 है और मॉडल की संख्या 13, और यहाँ टोटल संख्या कितनी है 24। इसके दो पार्ट कर दिए। अब यहाँ पर ये जो प्योर है, इस प्योर में जो 11 है उसके भी 3 भाग कर दिए। एक तो है इसमें बी, कौन बी, दूसरा है डू, तीसरा है हैव। अब इस तरीके से ये 3 पार्ट कर दिए। तो बी के अंदर 5 लोग हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये 5, इनकी संख्या 5। फिर डू की, डू, डज, डिड, इनकी संख्या 3। हैव या हैज या हैड, इनकी संख्या 3। मतलब टोटल कितने हो गए ये 11। अब आपको पूछा जाए कि जो एनोमलस है 24 है, 24 में प्योर कितने 11। अब 11 के भी अपन ने कितने पार्ट कर दिए 3। बी में कितने हैं 5, डू में कितने हैं 3, हैव में कितने हैं 3। इस तरीके से ये टोटल 11। अब आपको प्रश्न अगर मान लो यूं पूछे कि प्योर एक्सिलरी में बी की फॉर्म्स कौन कौन सी है, तो ये 5 अपन को याद रखनी। लेकिन अगर मान लो बी के बारे में खाली स्पेशल पूछे कि बी में टोटल कितने लोग होते हैं, बी में टोटल कितने लोग होते हैं, तो आपको याद रखना है बी में 5 + 3 मतलब टोटल कितने लोग होते हैं 8। आपको अगर प्योर एक्सिलरी में बी की कितनी है तो 5, लेकिन अगर आपको खाली ये पूछे कि बी में कितने होते हैं, तो बी में आपको याद रखना है 5 + 3 = 8। अब ये 5 + 3 = 8 कौन से है, तो 5 तो ये रहे, और 3 आपको यहां याद रखने हैं बीइंग और बी, ये 3 बीइंग और बीइंग, ये 3 आपको याद रखना है। मतलब यहां पर आपको 5 तो ये दे रखे हैं और 3 जो आपको यहां मैंने नीचे लिखे हैं वो है। तो अब इनका प्रयोग हमेशा याद रखना है कि इनका प्रयोग है हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं होता है, इनका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं होता है। इनका प्रयोग जो होता है वो आपने देखा होगा टेंस के अंदर होता है ना, या उसका प्रयोग होता है मॉडल के अंदर होता है, या इसका प्रयोग होता है एक्टिव पैसिव में। मतलब आपको यहाँ पर एनामलस जो है 24 में प्योर है 11, मॉडल है 13। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि 11 को भी 3 भागों में बांट दिया है। पहला भाग बी में 5 लोग हैं, प्योर एक्सिलरी में बी के 5, डू के 3, हैव के 3। अब आपको बी का अलग से जानकारी रखनी, खाली बी की प्योर एक्सिलरी में तो 5 है वो तो अपन को पता है, लेकिन अलग से पूछेंगे तो बी की कितनी फॉर्म्स है 8। 5 तो ये वाली और 3 ये, और ये इन तीनों का प्रयोग है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं होता है। इनका प्रयोग जो होता है वो एक टेंस में होता है, एक्टिव पैसिव में होता है या मॉडल में होता है। अब आपको पता होना चाहिए जैसे ये जो बी लिखा हुआ गया, जैसे यहां लिखा हुआ है सी, यहां ब्रैकेट में लिख दिया बी, ऐसा सेंटेंस लिखा बी पैकिंग फूड नाउ। अब इस तरीके से लिखा हुआ है। अब यहां पर कोई भी आपको पता होना चाहिए कि जैसे ये आईएनजी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस फॉर्म है। अब यहां पर ये नाउ दे रखा हुआ मतलब प्रेजेंट की ओर इशारा हो रहा है। अब प्रेजेंट की ओर इशारा हो रहा है। अब यहां पर उसने बी लिखा हुआ है। अब मैं यहां पर बी में क्या लिखूं, तो आपको याद रखना है कि जब भी बी लिखा हुआ है तो आपको इन 5 में से किसी एक का उपयोग करना है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये शी है, तो शी है इसलिए मतलब है कि सिंगुलर है, तो ये आर नहीं आएगा, वर नहीं आएगा। अभी पास्ट होता तो अपन यहां वाज लिखते, लेकिन वो भी नहीं आएगा। अब आई के साथ एम लिखते हैं तो बाकी बचा क्या इज। इस तरीके से जब बी इस तरीके से दिया हुआ हो तो आपको इन 5 में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करना है। बाकी ऐसे अगर आपको संख्या में पूछे बी तो आपको बताना है कितनी 8, 5 + 3, और ये जो 3 होती है वो टेंस और एक्टिव पैसिव और मॉडल में इसका प्रयोग होता है। ये आपने यहां पर ध्यान रखना। अब इसके बाद में अपन आते हैं मॉडल, जो अपना मेन टॉपिक है, जिसके बारे में अपन यहां आज क्लास लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो मॉडल है वो इसकी उत्पत्ति, अब आपको ध्यान रखनी है कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई। इसकी उत्पत्ति हुई है वर्ब से, और वर्ब के भी किस भाग से, फाइनिट भाग से। फाइनिट भाग में भी 2 भाग हैं, लेकिन उसमें भी किस भाग से, एक्सिलरी कहो, लिंकिंग वर्ब कहो, हेल्पिंग वर्ब कहो, एनाबलस कहो, डिफेक्टिव कहो, वहां से उसमें भी उसके भी पार्ट बना दिए प्योर और मॉडल। इसका मतलब है कि मॉडल की उत्पत्ति
वर्ब के फाइनिट और फाइनिट के भी एक्सिलरी भाग से मॉडल की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अब अपना जो टॉपिक है वो मॉडल। मॉडल की संख्या अपन ने लिखी कितनी, 13। लेकिन अब इस मॉडल को भी अपन ने कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में। कितने भागों में, 2 भागों में। एक पहला है इसका प्योर मॉडल, पहले भाग का नाम क्या है, प्योर मॉडल, और दूसरा है इसका नाम है सेमी मॉडल। दूसरे नाम क्या है, सेमी मॉडल, या इसको अपन बोलते हैं मार्जिनल वर्ब। क्या बोलते हैं, मार्जिनल। आपको याद रखना है, सेमी मॉडल को क्या नाम से जानते हैं, मार्जिनल। मतलब यहां मॉडल है, मॉडल की संख्या 13 है, इसके भी 2 भाग कर दिए, प्योर मॉडल और सेमी मॉडल। अभी प्योर मॉडल की संख्या है अपने पास में 10 और सेमी मॉडल की संख्या है 3, मतलब 10 और 3 13। ठीक है, तो अपन को याद रखना है। साथी जो भी है वो लाइव के लिए, हाँ हाँ, जो भी है वो लाइव, ठीक है। हाँ चलो, अब अपन करते हैं क्या, मॉडल। अब यहां पर अपने पास में क्या लिखा हुआ है, शब्द मॉडल। अब ये जो मॉडल लिखा हुआ है वो अपन सबको पता है। अब मॉडल को अपन ने 13 है और 13 के कितने भाग कर दिए, प्योर मॉडल और सेमी मॉडल। इस तरीके से 10 और 3 13, 2 पार्ट कर दिए। लेकिन आपको मॉडल पता है, इसका एक दूसरा नाम भी है, और वो नाम है क्या, इसको बोलते हैं कलर्ड वर्ब। क्या बोलते हैं, कलर्ड वर्ब। आपको याद रखना है, मॉडल को अगर दूसरे किस नाम से अगर बोलना है तो उसको अपन बोलते हैं कलर्ड वर्ब। कलर्ड वर्ब का मतलब ये होता है कि ये मेन वर्ब को क्या, कलर करने का काम करते हैं। कलर करने का मतलब उसको और ज्यादा अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने के लिए इन मॉडल का उपयोग किया जाता है। इसलिए मॉडल को अपन दूसरे नाम से किस नाम से जान सकते हैं, कलर वर्ब, है ना। तो कलर वर्ब की तरह जानते हैं, तो ये अपन को याद रखना। बारीक होती, हाँ, कलर वर्ब की तरह। तो आप इसको याद रखना, मॉडल को अपन दूसरे नाम से जानते हैं, कलर वर्ब की तरह भी जान सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना। अब अपन यहां देखें प्योर मॉडल। अब प्योर मॉडल में 10 हैं। 10 में एक तो है कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, शेल, शूड, वुड और ऑट टू। 10 हो गए संख्या में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो 10 हैं, इसको अपन किस नाम से जानते हैं, प्योर मॉडल की तरह। किस तरीके से जानते हैं, प्योर मॉडल। और जो सेमी मॉडल है, सेमी मॉडल जो 3, जिसको मार्जिनल वर्ब कहते हैं, जिसमें पहला आता है नीड, दूसरा आता है डेयर और तीसरा आता है यूज्ड टू। इस तरीके से यहां पर कितने हैं, 3। मतलब आपको मॉडलों की संख्या टोटल पूछे तो कितनी है, 13। और 13 के भी अपन कितने भाग कर दिए, प्योर मॉडल और सेमी मॉडल, जिसको मार्जिनल वर्ब भी कहते हैं। प्योर मॉडल में कितने हैं, 10, और सेमी मॉडल में कितने हैं, 3। और ये आपके सामने लिखे हुए वो सारे प्योर हैं, और यहाँ जो 3 लिखे हुए वो आपके सेमी मॉडल है। दूसरा आपको याद रखना है कि मॉडल को और दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो कलर्ड वर्ब के नाम से जानते हैं। क्या, कलर्ड वर्ब। कलर्ड वर्ब का मतलब होता है कि मेन वर्ब को कलर करने का, मतलब और ज्यादा प्रभावी बनाने का काम कौन करता है, मॉडल। इसलिए इसको अपन कलर्ड वर्ब के नाम से भी जान सकते हैं। ये अपन को याद रखना है। एक बार ये बता दो जरा कि मेरी आवाज आप तक वॉइस क्लियरली आ रही क्या, हाँ। लाइव के लिए मैंने बोला था उन लोगों को, ठीक है क्या सबको आवाज आ रही क्या मेरी क्लियरली? आवाज क्लियरली आ रही हो तो थम्स अप देके जरा, हाँ। अब अपन यहां इनके बारे में खास जानकारी रखते हैं कि ये जो मॉडल है, जो अपना टॉपिक शुरू हो गया है, इसमें प्योर मॉडल और सेमी मॉडल। अब अपन को ये याद रखना है कि प्योर मॉडल जो है, प्योर मॉडल एक तरह से आपको याद रखना है कि किसका काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का। किसका काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का, हाँ ठीक है।
तो हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं इसका मतलब आपको, और अगर मान लो कोई चीज आपको अगर समझने में जरा नहीं आ रही हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज मतलब इसमें आप कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि मैं कोई चीज नहीं हो तो मैं उसको देखें। यहाँ पर मेरे को सुनीता ने और दीपशिखा वडेरा ने मुझे हाँ सर कहा है, मतलब आवाज इन तक पहुंच रही है। तो अब अपन यहाँ जो मॉडल 13 जिसको कलर्ड वर्ब कहते हैं हम, जिसमें प्योर 10, सेमी मॉडल में 3। अभी जो प्योर है वो 10 है और सेमी में 3 है। अभी ये जो प्योर वाले हैं ये इस हिस्से में यहां जितने भी लिखे हुए वो सारे क्या काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का। मतलब ये याद रखना कि अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, ऑलरेडी दे रखी है, तो आपको यहां इनमें से किसी का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि ये सारे भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये जो 10 दे रखे हैं वो अपने आप में, उसको अगर अपन एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो जैसे ये मॉडल है तो उसका दूसरा पहलू जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। मतलब अगर मान लो इसको अपन हेल्पिंग वर्ब कहें तो भी कोई गलत नहीं है, ये याद रखना। तो अब यहां क्या आपको याद रखना है कि जब किसी सेंटेंस में, क्योंकि ये अपने आप में ही क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये 10 जो है वो अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है, तो आपको ये याद रखना है कि अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, क्या दे रखी है, अगर हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, इसका मतलब है कि वहां पर ये वाले मॉडल नहीं होंगे, क्योंकि ये खुद ही हेल्पिंग वर्ब है। और आपको ये पता है कि एक हेल्पिंग वर्ब होती है तो फिर दूसरी वो हेल्पिंग वर्ब हो सकती नहीं है ना। या तो हेल्पिंग वर्ब आएगी या ये वाले मॉडल आएंगे, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती है। दूसरा अपन को याद रखना है सेमी मॉडल। अब सेमी मॉडल जो होते हैं, सेमी मॉडल है वो 2 तरीके से काम करते हैं। कितने तरीके से काम करते हैं, 2 तरीके से। 2 तरीके से, पहला या तो ये अपने आप में एक तो खुद हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और दूसरा ये मेन वर्ब होते हैं। मतलब अगर हेल्पिंग वर्ब की जगह आ गए तो ये हेल्पिंग वर्ब बन जाएंगे, और अगर मान लो हेल्पिंग वर्ब पहले से दे रखी है तो ये पीछे मेन वर्ब की भूमिका में आ जाएंगे। लेकिन यहां क्या है कि ये अगर हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो फिर ये आएगा ही नहीं, या तो फिर ये आएगा या हेल्पिंग वर्ब आएगी। एक ही सेंटेंस में ये दोनों हेल्पिंग वर्ब भी हो ना ये भी हो तो ऐसा संभव नहीं है। लेकिन यहां क्या है कि अगर ये आया तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, और हेल्पिंग वर्ब भी आए तो इनमें से कोई आएगा। लेकिन यहां पर क्या है कि मान लो ये 3 दे रखे हैं, अगर ये हेल्पिंग वर्ब की जगह आ गए तो फिर मेन वर्ब अलग होगी, और अगर मान लो ये मेन वर्ब है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब, अगर कोई हेल्पिंग वर्ब पहले से अलग दे रखी है, ये भी दे रखा है, तो फिर ये अपने आप को क्या बना लेगा, मेन वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब पहले से आ रखी है और ये नीड भी दे रखा है या डेयर भी दे रखा है या यूज्ड टू भी दे रखा है, तो ये अपने आप में फिर इसको क्या चेंज कर लेगा, वो मॉडल मेन वर्ब, सॉरी। और यहां पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब। मतलब जो सेमी मॉडल होते हैं वो अपने आप को हेल्पिंग वर्ब भी बना सकते हैं और मेन वर्ब भी बना सकते हैं, अगर एक ही सेंटेंस में हो तो भी। लेकिन यहां पर क्या है कि अगर मॉडल दे रखा है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, और हेल्पिंग वर्ब होगा तो मॉडल नहीं देगा। और यहां पर क्या है, अगर हेल्पिंग वर्ब दे रखी है और ये भी दे रखा है, तो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, इसका मतलब ये अपने आप को क्या बना लेंगे, मेन वर्ब। और अगर मान लो मेन वर्ब दे रखी है तो ये अपने आप को क्या बना लेंगे, हेल्पिंग वर्ब, है ना। तो इस तरीके से अपन को थोड़ा सा देखना है। जैसे मैंने यहां लिखा, एक सेंटेंस लिखते हैं, सी कैन ड्राइव अ कार। अब यहां पर ये लिखा हुआ है, अब यहां लिखा हुआ है तो यहां ये जो क्या लिखा हुआ है, कैन। अब ये कैन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, अपने आप में मॉडल है। अब देखो यहां पर कोई अलग से हेल्पिंग वर्ब आई क्या, नहीं आई, क्योंकि मतलब ये है कि अगर हेल्पिंग वर्ब होगी तो ये नहीं होगा, और ये होगा तो यहां हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। यहां पर तो इस तरीके का मैटर है। लेकिन यहां पर क्या होगा, जैसे यहां मैं सेंटेंस जगह नहीं है, मैं यहां ऊपर लिख के थोड़ा सा, जैसे मैंने यहां लिखा सेंटेंस, यू डू नॉट नीड अ बुक, ये एक सेंटेंस लिखा। दूसरा मैं लिख रहा हूं, यू नीड नॉट ड्रिंक वाटर। अभी ये 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं। अब यहां इनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि वो यहां वाले तो कि वो क्या था कि हेल्पिंग वर्ब होगा तो मॉडल नहीं होगा, और मॉडल होगा तो हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, मतलब दोनों में से कोई एक। लेकिन यहां पर क्या है, एक ही सेंटेंस में ये दोनों हो सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है या
मेन वर्ब। अब मैंने यहाँ दोनों सेंटेंस लिखे हैं। अब यहाँ पर ये नीड, अब यहाँ देखो यहाँ पर भी नीड लिखा हुआ और यहाँ पर भी नीड लिखा हुआ। अब यहाँ पर ये जो नीड है वो हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, और यहाँ जो नीड ले रखा है वो हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब। क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने पहले ही कहा, अगर हेल्पिंग वर्ब दे रखी होगी तो ये नीड अपने आप को क्या बना लेगा, मेन वर्ब, और अगर मेन वर्ब दे रखी होगी तो ये नीड अपने आप को क्या बना लेगा, हेल्पिंग वर्ब। अब यहां पर देखो क्या है, जैसे यहां देखो ये क्या ले रखा है, डू। अब ये डू जो है वो क्या है, एक तरह से हेल्पिंग वर्ब है। क्या है ये, हेल्पिंग वर्ब, डू है। और एक बात ये याद रखना कि नॉट के पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही आती है, नॉट के पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है। और यहां डू लिखा हुआ, डू के तुरंत बाद में क्या लिखा हुआ है, ये पहले हेल्पिंग वर्ब। मतलब आपको ये याद रखना है कि नॉट के पहले हमेशा जो भी लिखा हुआ आता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही होता है। और डू अपन जानते हैं कि डू अपने आप में क्या है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब यहां हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दे रखी है, तो फिर ये नीड अपने आप को क्या बना लेगा, मेन वर्ब। मतलब अब यहां इस सेंटेंस में नीड है वो क्या है, मेन वर्ब की भूमिका में। अब यहां देखो दूसरा, मैंने अभी कहा कि नॉट के पहले जो शब्द लिखा हुआ आता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही होता है। अब यहां ये नॉट लिखा हुआ है, अब नॉट के पहले क्या लिखा हुआ है, इसने नीड लिखा हुआ है। नीड मतलब नॉट के पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब ये अपने आप में क्या है, हेल्पिंग वर्ब। और यहां पर देखो ये क्या दे रखा है, मेन वर्ब। क्या दे रखी, मेन वर्ब। मतलब जब मेन वर्ब दे रखी होगी तो ये अपने आप को क्या बना लेगा, हेल्पिंग वर्ब। और जब हेल्पिंग वर्ब दे रखी होगी तो वो अपने आप को क्या बना लेगा, मेन वर्ब। मतलब अपन को ये याद रखना है कि यहाँ जो सेमी मॉडल है वो एक ही सेंटेंस में लिखे हुए आ सकते हैं, लेकिन वो अपनी परिस्थिति मेन वर्ब के अनुसार, अगर हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो वो अपने आप को मेन वर्ब बना लेगा, और मेन वर्ब दी है तो वो अपने आप को क्या बना देगा, हेल्पिंग वर्ब बना देगा। इस तरीके से मतलब अपन को ध्यान रखना है। मतलब यहाँ जो सेमी मॉडल हैं जो दे रखे हैं वो हमेशा मेन वर्ब की भूमिका में भी हो सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब की भूमिका में भी हो सकते हैं। बताओ समझ में आया क्या, कमेंट में जरा, जो भी कोई दिक्कत हो तो। हाँ, मेन वर्ब, मेन वर्ब मॉडल 10, सेमी मॉडल 3, ये जितने भी हैं वो अपने आप में क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब होगी तो मॉडल नहीं लिखा जाएगा, और मॉडल लिखा हुआ तो हेल्पिंग वर्ब। ये सेमी मॉडल या मार्जिनल वर्ब होती है, वो हेल्पिंग वर्ब का काम करती है और मेन वर्ब का भी काम करती है। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो ये सेमी मॉडल अपने आप को क्या बना लेते हैं, मेन वर्ब। और अगर सेंटेंस में मेन वर्ब दे रखी है तो वही सेमी मॉडल जो दे रखे हैं वो अपने आप को क्या बना लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब। अब अपन को क्या करना है, ये अपना टॉपिक यहाँ पर 2 पार्ट कर दिए। अब अपन को इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, क्या कि अगर जब भी आपको मॉडल का प्रश्न करना है, क्या करना है, मॉडल का अगर कोई वाक्य आपको करना है तो आपको जो सेंटेंस दे रखा होगा, जो वाक्य दे रखा होगा, उसमें सबसे पहले जानने की आवश्यकता है क्या, नोशन की, नोशन या कॉन्सेप्ट। कौन, नोशन या कॉन्सेप्ट। मतलब आपको पता होना चाहिए कि जब भी अपन किसी मॉडल के बारे में जानकारी लेनी है तो आपको उस सेंटेंस का नोशन, नोशन का मतलब होता है हिंदी में धारणा, और कॉन्सेप्ट का मतलब होता है अवधारणा। क्या होता है, अवधारणा। मतलब अपन को ये याद रखना है कि जब भी अपन को मॉडल के बारे में जानकारी रखनी है तो जो सेंटेंस दे रखा होगा, क्या दे रखा होगा, जो सेंटेंस दे रखा होगा उसकी अपन को क्या पहचानना आवश्यक है, उस सेंटेंस का नोशन पहचानना आवश्यक है या कॉन्सेप्ट। नोशन को क्या बोलते हैं, धारणा, और कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, अवधारणा। अब आपको जब अपन मॉडल का प्रयोग करते हैं तो सबसे बड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए कि मॉडल, जो मॉडल है उसका प्रयोग अपन कैसे करते हैं। मान लो आपके सामने जैसे कैन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कैन। मतलब आप एक इसको मैं मिटा देता हूं, जैसे ये कैन। अब ये कैन अपने आप में क्या है, मॉडल है। अब मॉडल के बाद में हमेशा आपको कौन सी फॉर्म लिखनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी यहां कैन लिखा हुआ है या मैं लिखा हुआ है, माइट लिखा हुआ है, मस्ट लिखा हुआ है, कोई भी मॉडल लिखा हुआ आता है और उस मॉडल के बाद में जो वर्ब आएगी, जो मेन वर्ब आएगी, वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही आएगी। कौन सी फॉर्म में आएगी, फर्स्ट फॉर्म में आएगी। आप इसके साथ में पीछे एस, ईएस या फिर उसमें आईएनजी जोड़ नहीं सकते इस वर्ब के साथ में। अगर आप जैसे मैंने यहां लिखा, जैसे यहां लिखा सी कैन ड्राइव अकार, मतलब यहां मॉडल लिखा हुआ है, मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें एस या एस नहीं है, ठीक है, इसमें एस या एस नहीं है। मतलब ये सही है क्योंकि मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म, तो जो यहाँ सही है। अगर मैं यहाँ इसके पीछे क्या लगा दूं, एस लगा दूं, तो ये सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है, एस या एस लगता नहीं है। या फिर मैं इसको ड्राइविंग कर दूं, आईएनजी लगा दूं, तब भी ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। मतलब आपको ये याद रखना है कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, एस या ईएस या आईएनजी इसके साथ में लगेगा नहीं, ये याद रखना। दूसरा, जब भी अगर कोई मान लो मॉडल लिखा हुआ है और यहां पर अगर मान लो आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म दे रखी हो, सेकंड फॉर्म दे रखी हो, किसके बाद, मॉडल के बाद, मॉडल के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो, तो ये फिर सेंटेंस क्या कहलाएगा, गलत। क्यों? क्योंकि मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है, ये अपन को याद रखना है। मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होना चाहिए। मतलब अगर मॉडल लिखा हुआ है तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होनी चाहिए। अगर इसमें एस, ई एस, आई एन जी अगर जोड़ दिया है आपने, तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मतलब आपको एस, ई एस, आई एस या आई एन जी ऐसा कुछ भी इसके साथ में नहीं जोड़ना है। अगर मॉडल लिखा हुआ है तो उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म भी अगर लिख दी है तो वो भी गलत है। ये आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। दूसरा बात ये है, जैसे मॉडल लिखा हुआ है, अब मॉडल के बाद में अगर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, क्या दे रखी हो, मॉडल लिखा है, मॉडल के बाद में फिर क्या लिखा है, टू, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर ऐसा भी लिखा हुआ है तो भी ये सेंटेंस गलत है। मतलब आपको ये याद रखना है, या तो मॉडल आना चाहिए या टू आना चाहिए, दोनों एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि दोनों का काम एक ही है। मतलब जैसे क्या, जैसे कैन लिखा हुआ है तो कैन के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और टू लिखा हुआ है तो टू के बाद भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है। इसलिए जब इसका काम और इसका काम दोनों का एक ही है कि वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में रखना है, तो फिर ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते। ये ध्यान रखना, ये और ये दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते। इसलिए अपन को क्या याद रखना है कि मॉडल के बाद अगर टू लिख दिया हो, क्या लिख दिया हो, टू लिख दिया हो, तो वो गलत है। आपको टू नहीं लिखना है। या तो फिर टू लिखो तो फिर मॉडल मत लिखो, और मॉडल लिखो तो फिर टू नहीं लिखना है। अब आपको ये याद रखना है, मतलब आपको बेसिक बेसिक ये चीज याद रखनी है कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है, उसमें एस या ई एस नहीं जुड़ता है, ना ही अपन उसमें आईएनजी लगा सकते हैं, ना ही मॉडल के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ सकती है। और आपको ये याद रखना है कि मॉडल के बाद टू कभी लिखा जाता नहीं है ना। तो ये आपको टू है वो भी आपको क्या कर देना है, उसको हटा देना। ये बेसिक जानकारी। अब आपको ने पूछा होगा, आपके दिमाग में ये आया होगा कि दो ऐसे मॉडल है जिसमें ऑलरेडी टू लगा हुआ है। जैसे देखो, एक तो है यूज्ड टू और दूसरा है ऑट टू। दूसरा कौन सा है? ऑट टू। अब इसके पीछे क्या लगा हुआ है? टू। क्या लगा हुआ है? टू। अगर मान लो ये टू हटा दें तो ये क्या बन गई? ऐसे देखें तो क्या है? यूज्ड। और यूज्ड क्या है? वर्ब। क्या है? वर्ब है ना। तो अपन जब ये टू साथ में लगेगा तभी ये अपने आप को क्या बनाएगा? मॉडल। इसलिए ये तो इनके साथ में ऑलरेडी पीछे लगा हुआ ही है, मतलब इसको अपन अलग कर सकते नहीं है, ये याद रखना है ना। अब जैसे टू लगा हुआ है तो फिर इसके बाद में फिर टू अपन नहीं करेंगे। मतलब आपको ये याद रखना है कि मॉडल के बाद तो टू लिखना ही नहीं है। अपन को ये अच्छे से याद रखना है। मतलब देखो, बेसिक जानकारी में क्या होगा, वर्ब, वर्ब को अपन ने कितने भागों में बांटा? दो भागों में, फाइनिट वर्ब और नॉन फाइनिट। फाइनिट वर्ब को बोलते हैं टेंस वर्ब, और नॉन फाइनिट को बोलते हैं टेंस लेस, जिससे टेंस का पता नहीं चलता, और जो टेंस है उसका पता चलता है, उसको फाइनिट वर्ब कहते हैं। फाइनिट वर्ब को भी अपन ने दो भाग कर दिए, एक तरफ लेक्सिकल, दूसरी तरफ एक्सिलरी। उस लेक्सिकल वर्ब को अपन किस किस नाम से जानते हैं? मेन वर्ब भी कह सकते हैं, स्टैंडर्ड वर्ब भी कह सकते हैं, और इन्फेक्टेड या इन्फेक्टिव वर्ब भी कह सकते हैं। और जो एक्सिलरी है उस एक्सिलरी को हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं, लिंकिंग वर्ब बोल सकते हैं, या उसको अपन एनामुलस बोल सकते हैं, या फिर इसको डिफेक्टेड या डिफेक्टिव वर्ब बोल सकते हैं। एनामुलस को अपन ने कहां से आया? तो एनामोली, और एनामोली को अपन कहते हैं बिलो स्टैंडर्ड। अब अपन ने एनामुलस को देखा, एनामुलस की टोटल संख्या 24 है। अब 24 को भी अपन ने दो भागों में बांट दिया, एक तो अपन ने प्योर एक्सिलरी कर दिया और दूसरा मॉडल एक्सिलरी कर दिया। प्योर एक्सिलरी को अपन ने 11 में कर दिया, और जो मॉडल एक्सिलरी उसको 13 बना दिया। अब 11 जो है उसको भी अपन ने 3 भागों में बांट दिया। पहला भाग बी, जिसमें 5 लोग हैं, इजेमार, वाजवर। दूसरा डू, डू में डू, डज, डिड। तीसरा है हैव, हैज, हैव, हैड। ये इस तरीके से 8। और आपको बी को अलग से पूछे, अगर वो प्योर एक्सिलरी में बी कितने हैं तो 5 है,
और अलग से बी को पूछे तो उसके 8 हैं, और वो 8 फॉर्म अपन ने दिखे थे। ठीक है, उसके बाद में आप अपन मॉडल एक्सिलरी पे आ जाते हैं। मॉडल एक्सिलरी जो है उसमें टोटल 13 हैं, और 13 लोगों को अपन ने 2 भागों में बांट दिया, प्योर मॉडल और सेमी मॉडल। प्योर मॉडल में 10 और सेमी मॉडल में 3। अभी प्योर मॉडल जो है, अब प्योर मॉडल में जो 10 लोग हैं वो एक तरह से अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है। अगर हेल्पिंग वर्ब होगी तो वो नहीं होगा, और वो होंगे तो हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, ये याद रखना है। फिर सेमी मॉडल जिसको मार्जिनल कहते हैं, 3 है, जिसमें नीड, डेयर और यूज टू है। अभी ये जो यूज टू है, इस यूज टू को अपन को याद रखना है, मतलब ये जो सेमी मॉडल है उनको याद रखना है कि ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर सकते हैं एक ही सेंटेंस में, और मेन वर्ब का। मतलब जब हेल्पिंग वर्ब दे रखी होगी तो वो अपने आप को मेन वर्ब बना लेंगे, और जब मेन वर्ब दे रखी होगी तो हेल्पिंग वर्ब बना लेंगे। मतलब एक और चीज याद रखना कि जब भी नॉट लिखा हुआ हो, नॉट के पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही होती है, ये अपन को याद रखना है। तो अगर वो नॉट के पहले लिखा हुआ है इसका मतलब वो हेल्पिंग वर्ब है, और नॉट के बाद में आ रहा है इसका मतलब वो मेन वर्ब की भूमिका में। और जब भी ये मॉडल्स अगर हेल्पिंग वर्ब की भूमिका में आते हैं इसका मतलब है कि वो अपने आप में मॉडल है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मॉडल का दूसरा पहलू है हेल्पिंग वर्ब। अगर मान लो ये नीड लिखा हुआ है, अगर ये नीड लिखा हुआ है जो सेमी मॉडल का है, अगर वो नॉट के पहले लिखा हुआ है इसका मतलब वो हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब है इसका मतलब है कि वो अपने आप में क्या है, मॉडल है। ठीक है, इस तरीके से अपन ने इसकी बेसिक चीजें और ये सारी चीजें देखी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि एग्जाम में मॉडल के प्रश्न आते कैसे हैं, तो वो अपन एक बार यहां देखते हैं। इसको मिटा लें अपन। एग्जाम के अंदर जो मॉडल के प्रश्न है वो टोटली 6 तरीके से पूछे जाते हैं, तो मैं 6 तरीके आपको बताने की कोशिश करूंगा कि, लेकिन इसमें मोस्ट ऑफ जो 6 तरीके हैं उसमें से ज्यादातर मैंने एग्जाम में जहां तक देखे हैं उसमें एक तो नोशन वाला प्रश्न होता है, और एक आपको वहां पर आपको उसकी पहचान दे रखी होगी और उसके आधार पर आपको मॉडल का प्रयोग करना है। तो अपन यहां देखते हैं कि किस तरीके से मॉडल में जो प्रश्न आते हैं, तो अपन यहां देखते हैं। जैसे मैं यहां लिख दिया शी कैन, अपन यहां नाम लिखते हैं जैसे दीपिका, ब्रैकेट कर दिया, स्पीक इंग्लिश, इस तरीके से लिखा है। अब वो उसने यहां पर ब्रैकेट में लिख दिया कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट मतलब कौन सी इसमें अवधारणा है, कौन सी धारणा है, बस इस सेंटेंस को पहचान लो। और वहां पर 4 मॉडल दे रखे होंगे, कैन दे रखा होगा, कुड दे रखा होगा, मस्ट दे रखा होगा, मे दे रखा होगा, इस तरीके से 4 मॉडल दे रखे हैं। अब आपको इस सेंटेंस का, मैंने पहले ही कहा था कि जबकि मॉडल का अगर अपन को प्रयोग करना है या उसको सीखना है तो आपको नोशन और कॉन्सेप्ट दोनों का पता होना चाहिए। अगर ये पता है आपको तो आप आसानी से इस सेंटेंस को कर सकते हैं। अब नोशन का पता, कॉन्सेप्ट का पता तो क्या है, जैसे यहाँ दीपिका, जैसे मैंने यहां लिख दिया कैन, मस्ट, मे लिख दिया, शुड। अब ये 4 दे रखे हैं। अब आपको इसमें से फिट होने वाला नोशन कौन सा फिट होता है, तो अपन को जब इसका पढ़ेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि ये जैसे कैन है तो कैन का नोशन क्या है, वो अपन जब सीखेंगे। मस्ट है तो मस्ट का कौन सा नोशन उस सेंटेंस में क्या दिखेगा, किस तरीके की भावनाएं दिखेंगी तो मस्ट लिखेंगे। मे होगा तो मे को अपन किस तरीके से लिखेंगे, शुड है तो किस तरीके से लिखेंगे। तो इस तरीके से जो सेंटेंस दे रखा होता है उसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट वाला या नोशन वाला। मतलब आपको इस सेंटेंस में कौन सा मॉडल फिट होगा। जैसे यहां पर लिखा हुआ है दीपिका स्पीक इंग्लिश, इसका मतलब क्या है कि वो इंग्लिश बोल सकती है मतलब पॉसिबिलिटी है ना। मतलब आपको ये याद रखना है पॉसिबिलिटी है, या अपन इसको कहते हैं एबिलिटी है कि उसमें बोलने की क्षमता है, या एबल है। तो फिर यहां पर अपन किसका प्रयोग करेंगे, कैन का। मतलब ये पहले टाइप का प्रश्न जिसमें आपको इस सेंटेंस की क्या धारणा है, क्या अवधारणा है, उसके आधार पर अपन को मॉडल का प्रयोग करना है। दूसरा प्रश्न मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने यहां लिखा आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। अब ये सेंटेंस लिखा हुआ है। अब उसने क्या किया, इस तरीके से ये ऐसा घेरा कर दिया। ठीक है, अब ये घेरा कर दिया मतलब उसने कह दिया आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, इस तरीके से दे दिया। अब उसने कह दिया कि यहां से इसको अपन रिप्लेस करो, क्या करो, रिप्लेस करो।
रिप्लेस मतलब ये जो अंडरलाइन, ये जो बॉक्स बनाया हुआ है या अंडरलाइन की हुई है उसकी जगह कौन सा मॉडल आएगा, तो इसने लिख दिया यहाँ कैन, मस्ट, वही मैं, शुड। अब इस तरीके से ये लिख दिए। अब आपको ध्यान रखना है कि अब कैसे है, तो यहां जैसे एबल लिखा हुआ है, एबल का मतलब होता है योग्य, और एबल का कॉन्सेप्ट किसके साथ में आता है, कैन के साथ में। तो मतलब पूरे इसके इतने सारे भाग के साथ में इसको हटाकर अपन किसका प्रयोग कर सकते हैं, कैन का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब आपको दूसरे टाइप का प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है रिप्लेस करने का, ठीक है। तीसरा प्रश्न अपन देखें तो आपको ये क्या देगा, जैसे आई स्पीक इंग्लिश। अब इस तरीके से दिया हुआ है और यहां लिख दिया एबिलिटी। क्या लिख दिया, एबिलिटी। क्या लिखा, एबिलिटी। अब एबिलिटी लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये जो एबिलिटी है वो क्या है, किसके कॉन्सेप्ट की बात करता है। तो अब जब अपन पढ़ेंगे इसके बारे में तब अपन को मालूम पड़ेगा कि ये एबिलिटी है वो किसको डिनोट करती है ना, या किसकी ओर इशारा करती है, या किसको प्रदर्शित करने का काम करती है एबिलिटी। तो एबिलिटी किसको प्रदर्शित करने का काम करती है, कैन का। मतलब मैं आपको यहां पर ये प्रश्न किस तरीके से आएंगे वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने 3 तरीके के बता दिए। पहला प्रश्न कि सिंपल सा इस तरीके का सेंटेंस दे देगा और वो पूछेगा कि इसमें कौन सी अवधारणा है जिसमें कौन सा मॉडल फिट हो सकता है। दूसरा कि इस तरीके से रिप्लेस करने के लिए देगा, आप इसमें कौन सा सुटेबल मॉडल लगा सकते हैं ये। तीसरा आपको ब्रैकेट में ये इस तरीके की अवधारणा दे दी है, इसने नोशन दे दिया है, अब ये किससे संबंधित है वो आपको यहां से देखना है। तो इस तरीके से 3 तो मैंने बता दिए, चौथा, पांचवा, छठा, क्योंकि 6 प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में, तो जिसमें पहला और ये तीसरा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बहुत सी जगह बस ये पहले और तीसरे के ही अपने प्रश्न एग्जाम में देखे हैं। तो आप इस पे विशेष फोकस रखेंगे कि इस तरीके का होगा। जब अपन पूरा पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके की कैसी अवधारणा है। मतलब आपको मॉडल के अगर प्रश्न है तो आपको 6 तरीके से तैयार रहना है। मतलब 6 तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसमें से मैंने 3 तरीके अभी आपको बताए, वो आप इसको एक बार अच्छे से याद रखना। अभी मैं चौथा तरीका बताने जा रहा हूं। जैसे उसमें क्या होगा, चौथे प्रश्न में आपने एरर वाला देखा है। क्या देखा है, एरर। जैसे मैंने लिखा आई, ऐसे कर दिया, एम, फिर स्पीक इंग्लिश। अब इस तरीके से लिखा हुआ है। अब इसमें एरर करने वाला है, इसमें कौन सा गलत है। तो आप देखें आई के साथ एम लगाया हुआ है, लेकिन अभी यहां अपन कोई टेंस पढ़ नहीं रहे। अगर स्पीकिंग होता है ऐसा कुछ नहीं है, तो यहां अभी मॉडल का एरर निकालना अपन को। जैसे यहां पर लिखा हुआ है मस्ट, मैं, शुड। अब यहां पर इसमें एरर के रूप में से कौन सा इसमें फिट हो सकता है, कौन सा एरर है। तो यहां पर ये जो एम लिखा हुआ वो क्या है, गलत है, क्योंकि एम के साथ में यहां स्पीकिंग होना चाहिए, जबकि स्पीकिंग है। तो जब यहां मॉडल लिखा हुआ होगा तो फिर मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है, इसलिए अपन एम की जगह क्या लिखेंगे, कैन। तो मतलब एरर में कौन सा गलत है, इस तरीके से भी प्रश्न एरर वाला भी पूछ सकते हैं। पांचवा अपना है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। कैसा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अब ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। अभी सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या करना पड़ता है, अपन को यहां पर उसकी जगह क्या आएगा वो लिखना है। जैसे मैंने यहां लिखा आई मैं स्पीक इंग्लिश। अब यहां पर ये जो मैं है इसकी जगह कौन सा मॉडल फिट हो सकता है, ऐसा पूछा जा सकता है। तो मैं की जगह अपन यहां क्या लिखना पड़ेगा, कैन। तो ये सेंटेंस को इंप्रूव करने का भी ऐसे प्रश्न तो बहुत कम बने हैं, लेकिन आपको पहला और तीसरा तो याद ही रखना है। एक उसके बाद में क्या होता है, जैसे छठा प्रश्न है, जैसे यहां लिख दिया शी कैन स्पीक इंग्लिश। अब ये इस तरीके का सेंटेंस है, पूरा मॉडल भी लगा हुआ है और उस तरीके का सेंटेंस उसने दे दिया। तो वो पूछ लेगा आप कि अब इसमें धारणा कौन सी है, तो वो यहां लिख देगा एबिलिटी, है ना, पॉसिबिलिटी। इस तरीके से सारी जितनी भी धारणा है उसमें से बना के देखेगा। लेकिन अपन को याद रखना है कि कैन के साथ में हमेशा किसकी धारणा बनती है, एबिलिटी की बनती है, पॉसिबिलिटी की बनती है, लेकिन वो अलग
तरीके से जब इसको पढ़ेंगे तब बताएंगे, लेकिन यहाँ पर अपन को ध्यान रखना कि कैन के साथ में एबिलिटी। ठीक है, अब यहां तक तो मैंने आप लोगों को मतलब सारे मॉडल के बारे में पूरी बेसिक जानकारी दे दी कि कहां से प्रश्न बन सकता है, कैसे प्रश्न आ सकते हैं। 6 तरीके से प्रश्न बन सकते हैं, 6 तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया कि मॉडल कहां से इसका जन्म होता है, तो वर्ब से फिर ये एक्सिलरी में आता है, एक्सिलरी मॉडल इस तरीके से सारा अपन ने देख लिया है। अब बताओ यहां तक कि आपको समझ में आया क्या? जैसे मैंने आपको बताया था दो पार्ट में, एक तो प्योर मॉडल खुद है और दूसरा सेमी मॉडल। अब अपने पास में जो सेमी मॉडल के 3 मॉडल हैं उसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। सेमी मॉडल का दूसरा नाम क्या है ये बताओ जरा, किसी को याद रहा हो तो। सेमी मॉडल का दूसरा नाम, सेमी मॉडल को दूसरे किस नाम से जानते हैं, किसी को याद हो तो बताओ, देखे जरा कमेंट में। सेमी मॉडल का दूसरा नाम किसी को याद हो तो। हाँ, दीपशिका वडेरा और ये सुनीता दोनों ही जवाब दे रहे हैं, बाकी तो कोई जवाब मिल नहीं रहा है। तो बिल्कुल, सुनीता ने बहुत अच्छे से जवाब दिया, मार्जिनल वर्ब बिल्कुल सही बात है, उसको याद रह गया। सेमी मॉडल को अपन मार्जिनल वर्ब भी कहते हैं। अभी इसमें कितने लोग हैं जरा ये भी कमेंट में कर दो, संख्या बता दो जरा, संख्या कितनी है? बिल्कुल, दीक्षिका वडेरा ने भी वहां मार्जिनल वर्ब, बहुत बहुत मतलब इनका पूरा फोकस इस क्लास पे है, मार्जिनल वर्ब। अब इसकी टोटल टाइप्स कितने हैं? 3। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अपन यहां इसके बता देते हैं, एक तो है नीड, दूसरा डेयर और तीसरा यूज्ड टू, है ना। दीक्षिका ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया। तो मतलब कुल मिला के यहाँ 2 लोग बहुत अच्छी तरीके से एक्टिव हैं, तो उन्होंने अपना जवाब दे रहे हैं, बाकी तो ठीक खाली सुनने में लगे हुए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, आप सुनो, लेकिन सुनने के बाद में उसको अच्छे से समझने की कोशिश करना। सेमी मॉडल 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला नीड, दूसरा डेयर और तीसरा यूज्ड टू। समझ में तो आ रहा है क्या? एक बार अच्छे से थम्स अप दे दो, देखे जगह समझ में आ रहा हो तो। हाँ बताओ, देखें, वेट कर रहा हूं मैं, थम्स अप आएगा तो आगे बढ़ेंगे अपन। हाँ सर लिख दो। मेरे को थम्स अप आया है। तो सेमी मॉडल की संख्या कितनी है? 3, और जिसमें नीड, डेयर और यूज्ड टू। दीपिका भी लिख रही है जी सर आ रहा है, ठीक है। तो अपन आगे चलते हैं, ऐसे कमेंट मिलते रहते हैं तो ऐसा लग रहा होता है कि क्लास बड़ी रुचि के साथ में देखी जा रही है। तो अपन आगे चलते हैं। दोनों छात्राओं का बहुत बहुत आभार, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से एक्टिव रूप से अच्छे जवाब दे रहे हैं वो। अब अपन सेमी मॉडल में 3 प्रकार के लोग हैं, नीड है, डेयर है, यूज टू है, ये है। अभी मैंने आपको बताया कि इन सेमी मॉडल का प्रयोग अपन कितने तरीके से कर सकते हैं? 2 तरीके से, हेल्पिंग वर्ब की तरह भी कर सकते हैं और मेन वर्ब की तरह। मतलब अगर नीड लिखा हुआ है सेंटेंस में, हाँ एक और सेंटेंस, साक्षी टेलर, हाँ सर समझ में आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल लेट जुड़े हो क्या साक्षी? हाँ, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, मतलब आपको ये याद रखना है कि सेमी मॉडल जो है, सेमी मॉडल की संख्या कितनी है? 3, और ये 3 जो है वो नीड, डेयर और यूज टू। अब इनका उपयोग सेंटेंस में होता कैसे? मान लो ये सेंटेंस में लिखा हुआ आ गया नीड, तो नीड जो लिखा हुआ आ गया इसका मतलब वो हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है, लेकिन वो कैसे, वो अपन को पता लगाना है। और उसके लिए मैंने आपको सेंटेंस भी लिखा था यहाँ पर, जैसे यहां लिखा हुआ था यू डू नॉट नीड, इस तरीके से, या फिर ऐसा लिखा हुआ आएगा यू
यू नीड नॉट ड्रिंक। अब यहां पर देखो, अभी ये जैसे सेंटेंस में लिखा हुआ है, अब यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, इसका मतलब ये नीड है वो मेन वर्ब है। और जब ये यहां हेल्पिंग वर्ब की तरह है तो फिर यहां पर ये मेन वर्ब अलग है। मतलब यहां पर नीड है वो मेन वर्ब भी हो सकती है और नीड है वो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है। लेकिन अपन को ये याद रखना है अच्छी तरीके से कि नॉट के पहले अगर कोई लिखा हुआ है तो वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही होती है। क्या होती है? नॉट के पहले, जैसे यहाँ नॉट के पहले डू लिखा हुआ था वो हेल्पिंग वर्ब है, अब यहाँ नॉट के पहले नीड लिखा हुआ है, इसका मतलब नीड भी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ये याद रखना अपन को, नॉट के पहले जो लिखा हुआ मिलता है वो आपका हेल्पिंग वर्ब है। और जो हेल्पिंग वर्ब में अगर ये वाले दे रखे हैं तो इसका मतलब है कि वो हेल्पिंग वर्ब नहीं होकर के क्या है? मॉडल है। समझ में आ गया क्या? मतलब जब भी मैंने 10-13 लिखे हुए हैं, अगर वो आपको नॉट के पहले लिखे हुए मिलते हैं, इसका मतलब वो हेल्पिंग वर्ब की भूमिका में है और वो अपने आप में हेल्पिंग वर्ब भी है और मॉडल भी है। ठीक है, ये याद रखना। अपन आगे बढ़ते हैं। आवाज तो आ रही है ना क्लियर? आवाज का देखना इशू है ना, कहीं ये बंद नहीं हो जाए कहीं। ठीक है, अब अपन सबसे पहला लेते हैं नीड। क्या? नीड। अब अपन को याद रखना है कि जो नीड है वो नीड का प्रयोग अपन कितने तरीके से कर सकते हैं? हेल्पिंग वर्ब की तरह से भी कर सकते हैं और मेन वर्ब। अभी आपको समझा दिया पूरा, बस इसका इनका मसला यही है, इनका प्रयोग दो तरीके से होता है, हेल्पिंग वर्ब की तरह से होता है और मेन वर्ब की तरीके से होता है। तो बस अपन को ये याद रखना है कि नॉट के पहले लिखा हुआ है इसका मतलब वो हेल्पिंग वर्ब है यानी मॉडल है, और अगर नॉट के बाद पीछे की तरफ आ रहा है इसका मतलब है कि वो मेन वर्ब। बस इनका यही प्रयोग अपन को समझना है खाली, है ना। और एक बात ये याद रखना कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब, अगर आपको टेंस की थोड़ी जानकारी है तो आपको याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब केवल दो जगह नहीं होती, एक तो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का इनडेफिनेट, इनडेफिनेट है ना, इसका भी इनडेफिनेट, इनडेफिनेट कह सकते हैं या इसको दूसरे भाषा में अपन कह सकते हैं सिंपल, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल ऐसा बोलते हैं कि नहीं। उसमें भी कौन से भाग में? उसमें भी 4 भाग होते हैं, लेकिन उसमें भी आपको अफर्मेटिव वाले भाग में, कौन से भाग में? अफर्मेटिव भाग में। कौन से भाग में? अफर्मेटिव। मतलब आपको ये याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब केवल दो टेंस में नहीं लिखी जाती है। कौन से में? प्रेजेंट सिंपल कहो या प्रेजेंट इंडेफिनेट कहो, पास्ट सिंपल कहो या पास्ट इंडेफिनेट, इन दो भागों में, इन दो टेंस के अफर्मेटिव वाले भाग में। क्योंकि अफर्मेटिव वाले इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब की कहीं जगह नहीं है। लेकिन कौन से भाग में? अफर्मेटिव। बाकी नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब होती है, बाकी सारे भागों में हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब है वो कहां नहीं होती? प्रेजेंट इंडेफिनेट में और पास्ट इंडेफिनेट में। और उसके भी कौन से भाग में? अफर्मेटिव वाले भाग में हेल्पिंग वर्ब का उपयोग नहीं होता, बाकी सारी जगह हेल्पिंग वर्ब होती है। और जहां जहां हेल्पिंग वर्ब होती है वहां वहां मॉडल भी होता है, क्योंकि मॉडल ही हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब ही मॉडल है। इसलिए आपको ये याद रखना है कि इन दो भागों में अपन मॉडल की जो संभावना है बिल्कुल नहीं के बराबर मानते हैं। बाकी जहां हेल्पिंग वर्ब होती है वहां वहां मॉडल। तो अपन को ये विशेष याद रखना है, इतना इतना पोर्शन अपन को याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब होती कहां नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव में, पास्ट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव में। बाकी सारी जगह क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है, और जहां हेल्पिंग वर्ब होती है वहां पर मॉडल भी होता ही है। ये अपन को याद रखना है। इसके बाद याद रखना अपन नीड के ऊपर आ गए। अब नीड का प्रयोग अपन ने कहा, ये तीनों, इन तीनों का याद रखना है, इन तीनों का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब की तरह भी होता है और मेन वर्ब की तरह होता है। अब ये नीड है, इसका प्रयोग अपन हेल्पिंग वर्ब की तरह भी करते हैं और मेन वर्ब की तरह भी करते हैं। अब अपन को ये याद रखना है कि इस सेंटेंस में जैसे मान लो नीड लिखा हुआ है, अब नीड की दो मीनिंग निकलती है। एक तो निकलती है नेसेसिटी, क्या निकलती है? नेसेसिटी। या फिर दूसरा मीनिंग निकलता है लैक ऑफ नेसेसिटी, नेसेसिटी, और दूसरा होता है लैक ऑफ नेसेसिटी। अब नेसेसिटी का मतलब होता है आवश्यकता, और यहां पर आवश्यकता की
कमी, मतलब आपको ये याद रखना है। और लैक ऑफ नेसेसिटी का मतलब होता है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब ना कहने वाला मैटर होता है। तो ये हमेशा नीड के साथ में क्या जुड़ा हुआ होगा, नॉट। जब भी नीड के साथ में नॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वहां का जो नोशन है, जो धारणा है, वो कैसी निकल रही है, लैक ऑफ नेसेसिटी। और जहां नॉट नहीं लिखा हुआ है, वहां पर कैसी धारणा निकलेगी, नेसेसिटी की। कैसी धारणा निकलेगी, नेसेसिटी। मतलब अपन को यह याद रखना है कि उस सेंटेंस में जैसे नेसेसिटी वाली मीनिंग आ रही है, कैसी मीनिंग आ रही है, नेसेसिटी, तो अपन को वहां पर किसका प्रयोग करना है, नीड का। और लैक ऑफ नेसेसिटी है, इसका मतलब अपन को किसका प्रयोग करना है, नीड। अभी जैसे यहां पर देखो कैसे, अब अपन को ये याद रखना है विशेष करके कि ये जो नीड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, नीड। अब इसका प्रयोग अपन सेंटेंस में किस तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, एक तो हेल्पिंग वर्ब की तरह, और दूसरा मेन वर्ब की तरह। हेल्पिंग वर्ब की तरह कब, जब यह नॉट के पहले दिया हुआ होगा, और मेन वर्ब की तरह तब जब नॉट के पहले कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब दे रखी होगी, तो फिर वो अपने आप में किसको अपने परिवर्तन कर लेगा, वो मेन वर्ब। और नेसेसिटी की जो दो मीनिंग होती है, एक तो होती है, सॉरी, नीड की दो मीनिंग होती है, एक तो नेसेसिटी और दूसरा होता है लैक ऑफ नेसेसिटी। लैक ऑफ नेसेसिटी की जब भी बात होती है, मतलब आपको याद रखना है कि नीड के साथ में नॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब कौन सी मीनिंग आ रही है, लैक ऑफ नेसेसिटी। और जब नीड लिखा हुआ है और उसके साथ में नॉट नहीं है, इसका मतलब है कि वहां जो नोशन है वो कैसा है, या कॉन्सेप्ट है वो कैसा है, नेसेसिटी का। ठीक है, ये अपन को याद रखना है। अब अपन यहां याद रखेंगे, इसको एक बार मैं मिटा दूं, ठीक है। चलो, अब अपन यहां देखते हैं, जैसे नीड है, नीड को दो तरीके से, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ये दोनों अपन ने लिखा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब ये हेल्पिंग वर्ब में, अब इसको अपन देखते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब की तरह कैसे होता है, मेन वर्ब की तरह कैसे होता है। तो सबसे पहले तो अपन इसको नेगेटिव सेंटेंस में देखेंगे। किस में देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव में तो मैंने पहले ही बोल दिया, अफर्मेटिव में दो सेंटेंस जो होते हैं उसमें बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब आती नहीं, और हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, इसका मतलब अपन मॉडल भी नहीं लगा सकते हैं। इसलिए अपन ने यहाँ सीधा किसको लिया, नेगेटिव को लिया। ठीक है, अभी नेगेटिव का जैसे मैंने यहाँ सेंटेंस लिखा, जैसे मैं आपको सामने जैसे नेगेटिव लिख रहा हूं, अभी नेगेटिव लिख रहा हूं, तो आपको देखना यहां पर, जैसे मैंने पहले लिखा था, यू डू नॉट नीड अ पेन। दूसरा मैंने सेंटेंस लिखा, यू नीड नॉट प्ले हियर। अब यहां पर ये पहला सेंटेंस है, अब दूसरा सेंटेंस, यहां नीड लिखा हुआ है, यहां नीड लिखा। अब आप मुझे बताओ कि यहां पर मॉडल की तरह कौन से सेंटेंस में नीड लिखा हुआ है, या हेल्पिंग वर्ब की तरह कौन से सेंटेंस में लिखा हुआ है, पहले में या दूसरे में। खाली नंबर डाल के दिखाओ ताकि मुझे मालूम पड़ेगा आपको समझ में आ रहा है। जल्दी से, एक नंबर में या दो नंबर में, बताओ जल्दी से। एक नंबर में है या दो नंबर में, एक नंबर में मैं पूछ रहा हूं, एक नंबर में यहां नीड लिखा हुआ है और दूसरे में भी नीड लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहां पर मॉडल की तरह कहां लिखा हुआ है, ये बताओ, मॉडल की तरह नीड कहां लिखा हुआ है, या हेल्पिंग वर्ब की तरह कहां लिखा हुआ है, ये पूछ रहा हूं मैं। मॉडल की तरह या हेल्पिंग वर्ब की तरह, ये अपन को पता है। मैंने आपको बताया था कि नॉट के पहले अगर आता है, नॉट के पहले अगर आता है तो वो हमेशा क्या होता है, ये मैंने आपको बताया अभी। बताओ क्या होगा, बिल्कुल नंबर दो में साक्षी बिल्कुल सही जा रही है, क्योंकि मैंने कहा कि नॉट के पहले, नॉट के पहले हमेशा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, और हेल्पिंग वर्ब ही क्या होता है, मॉडल होता है। हेल्पिंग वर्ब ही क्या होता है, मॉडल होता है। इसलिए आपको याद, अच्छे से याद रखना है कि नॉट के पहले अगर लिखा हुआ आता है, कौन से, सेमी मॉडल बात करो, सेमी मॉडल, क्योंकि मैंने कहा कि सेमी मॉडल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों तरीके से लिखा जाता है। अब दोनों तरीके से लिखा जाता है तो फिर अपन को पता होना चाहिए कि अभी ये मेन वर्ब की भूमिका में कब है और हेल्पिंग वर्ब की भूमिका में कब है। तो अपन को याद रखना है
कि जब यहां देखो, अब ये यहां डू दे रखा है, अब ये डू ऑलरेडी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब ये हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है तो फिर ये नीड तो हेल्पिंग वर्ब हो नहीं सकती, फिर क्या है ये मेन वर्ब। और यहां पर देखो ये नॉट के पहले क्या दे रखा है, नीड, तो ये कौन सी भूमिका में, हेल्पिंग वर्ब, और ये प्ले है वो मेन वर्ब है। तो अब ये जब हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब को ही अपन क्या कहते हैं, मॉडल। इस हेल्पिंग वर्ब को ही क्या कहते हैं, मॉडल। तो यहां इन दोनों सेंटेंस में मॉडल की तरह नीड कौन से सेंटेंस में है, दूसरे नंबर पे। ये थोड़ा सा ध्यान रखो। और आगे चलते हैं अपन। जैसे मान लो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कैसा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको ध्यान रखना है कि कहां पर लिखा हुआ होता है। जैसे मैंने लिखा यहां पर डू आई नीड अ मिल्क। अब ये इंट्रोगेटिव एक सेंटेंस पहला, आपको ही जवाब देना है ना कौन से सेंटेंस में ये नीड है वो मॉडल की तरह है, अपन को दूसरे किसी की नहीं, मॉडल की तरह कहां है वो आपको बताना है। मॉडल मतलब हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। बताओ कौन से सेंटेंस में है मॉडल की तरह नीड, कौन से सेंटेंस में उपयोग में हुआ ये बता दो, चलो बताओ। अब यहां तो नॉट है नहीं, अब नॉट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान करना है कि यहां देखो प्रश्नवाचक चिन्ह है। अभी यहां प्रश्न किससे बन रहा है, क्योंकि प्रश्न दो तरीके से बनते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं और दूसरा WH वर्ड से बनते हैं। तो यहां पर देखो प्रश्न बनाने के लिए कौन कौन है, अब कौन से सेंटेंस में नीड है वो मॉडल की तरह या हेल्पिंग वर्ब की तरह आया है, बताओ जल्दी। आवाज आ रही, बिल्कुल साक्षी दूसरे नंबर में, 2 नंबर में बिल्कुल सही है। क्योंकि देखो ये हेल्पिंग वर्ब है, डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और उससे प्रश्न बन रहा है। और यहां पर भी ये क्या है, नीड दे रखा है, वो भी एक तरह से हेल्पिंग वर्ब यानी कि मॉडल है, ठीक है। मतलब आपको ये याद रखना है, दो चीजें याद रखनी है। अगर नॉट के पहले, जैसे नॉट लिखा हुआ है, नॉट के पहले अगर लिखा हुआ है तो वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल होगा। दूसरा, अगर मान लो कोई सब्जेक्ट लिखा हुआ है और सब्जेक्ट के आगे की तरफ लिखा हुआ है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो यहां जो दे रखा है वो भी हमेशा क्या होगा, मॉडल ही होगा या हेल्पिंग वर्ब ही होगा। क्या होगा, सब्जेक्ट के पहले। अब यहां पर ये सब्जेक्ट में कौन है, आई, और आई के पहले क्या लिखा हुआ है, नीड। इसका मतलब ये, अब ये आई के पहले ये लिखा हुआ है डू, अब ये डू हेल्पिंग वर्ब है, अब ये मॉडल तो है नहीं तो इसको भी अपन मॉडल मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो नीड है वो एक हेल्पिंग वर्ब की तरह, जैसे ये हेल्पिंग वर्ब आई वैसे कि ये भी आई है, अब इसको अपन क्या मानते हैं, मॉडल। इस तरीके से इंट्रोगेटिव में, नेगेटिव में आपको क्या याद रखना है, नॉट के पहले और आने वाला शब्द हमेशा हेल्पिंग वर्ब होता है या उसको अपन मॉडल भी कह सकते हैं, और जो पीछे होता है उसको अपन मेन वर्ब। और जब इंट्रोगेटिव होता है तो इंट्रोगेटिव में आपको याद रखना है क्या, कि इंट्रोगेटिव में आगे की तरफ सब्जेक्ट, मेन वर्ब जो सब्जेक्ट होता है उसके पहले जो लिखा हुआ था सब्जेक्ट के इस तरफ, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब होती है, और हेल्पिंग वर्ब होती है इसका मतलब वो मॉडल भी होता है, ठीक है। अभी मान लो इसको मैं इंट्रो नेगेटिव करूं, तो इंट्रो नेगेटिव करूं तो यहां साथ में क्या लगा दूं, नॉट। अपन इसको आगे अलग लिखते हैं, अपन तीसरा भाग आता है इंट्रो नेगेटिव। मतलब इंट्रोगेटिव भी होगा साथ में नेगेटिव भी होगा। जैसे मैंने यहां लिखा नीड आई नॉट रन अ रेस, क्वेश्चन मार्क, ये पहला। दूसरे में क्या है, डज शी नॉट रन अ रेस। अब बताओ इसमें कहां पर है, इसमें कहां पर है नीड, भूमिका बताओ कैसी भूमिका है, कौन सी जगह है,
इसमें आंसर बताएं कौन, बताओ। यहां पर, यहां जो नीड दे रखा है और यहां पर हेल्पिंग वर्ब दे रखा है, तो यहां मॉडल इस कौन से सेंटेंस में नीड है वो एज ए मॉडल की तरह या हेल्पिंग वर्ब की तरह उपयोग में है? अगर किसी को थोड़ा बहुत आइडिया आया हो तो बताएं जरा, देखें। एक नंबर में, बिल्कुल साक्षी बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ रही है। और किसी का जवाब नहीं आ रहा है? बाकी सारे सुस्त हो गए क्या? सुनीता, हाँ बिल्कुल, सुनीता आपने भी सही जवाब दिया। और दीपशिका कहाँ गई? जी, चलो आगे बढ़े। क्या समझ में आ रहा है क्या? ये थम्स अप दे देना, देखे जरा, समझ में आ रहा हो तो आगे बढ़ते हैं। थम्स अप मिले तो मैं आगे बढ़ूं। बिल्कुल, दीपशिका का भी सही जवाब है। मतलब आपको दो चीजें याद रखनी है, बिल्कुल साक्षी। नॉट दे रखा है और उसके पहले जो शब्द लिखा हुआ है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही होगा, और हेल्पिंग वर्ब है इसका मतलब वो मॉडल है। और इंट्रोगेटिव वाला जब सेंटेंस होता है तो सब्जेक्ट जो दे रखा होता है, क्या दे रखा होगा? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के पहले हमेशा क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब होगा। और हेल्पिंग वर्ब होगा इसका मतलब वो अपने आप में क्या है? मॉडल। मतलब आपको ये याद रखना है, नेगेटिव में नॉट के पहले होगा तो वो मॉडल होगा या हेल्पिंग वर्ब होगा, या सब इंट्रोगेटिव वाला जब होगा तो सब्जेक्ट के पहले जो दे रखा होगा वो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल होगा। ये अपन को याद रखना है, ठीक है। जैसे आपको याद रखना है कि मैंने आपको बताया कि इन्फेक्टेड वर्ब, कौन सी? इन्फेक्टेड वर्ब, इन्फेक्टेड वर्ब या इन्फेक्टिव वर्ब, दोनों में से एक, जो भी नाम लो। अब यहां पर अगर मैं पूछूं नीड की आपको इन्फेक्टेड वर्ब यूं पूछूं, तो आपको पता होना चाहिए कि नीड की इन्फेक्टेड वर्ब कोई मॉडल की तो कभी होती नहीं है। लेकिन अगर ये वर्ब है तो नीड का मतलब, अगर ऐसा लिखा हुआ है आपके सामने, खाली इतना ही लिखा हुआ है नीड, खाली क्या लिखा हुआ है? नीड। अब आपको पूछे कि बताओ ये मॉडल है या वर्ब है, तो ये मॉडल भी है और वर्ब भी है, क्योंकि इससे कुछ पता चल नहीं रहा अपन को, है ना। ये वर्ब भी है और मॉडल भी है, क्योंकि इससे तो कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं नीड्स, अब बताओ ये क्या है? वर्ब है या मॉडल? क्या है बताओ? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ये जोड़ दिया, इसका मतलब ये क्या है? वर्ब। फिर यहां मैंने मान लो ये क्या लिखा? नीडेड। नीडेड मतलब पीछे क्या हो गया? ईडी लगा दिया, मतलब ये कौन सी फॉर्म बन गई? वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म बन गई? सेकंड फॉर्म। मतलब आपको ये याद रखना है कि जब आपको पूछे कि नीड की इन्फेक्टेड वर्ब क्या हो सकती है, तो नीड्स हो सकती है या नीडेड हो सकती है या खुद नीड हो सकता है। मतलब आपको ये याद रखना है, मैंने वहां जब चार्ट बनाया था उसमें लिखा हुआ है इन्फेक्टेड वर्ब और डिफेक्टेड वर्ब। इन्फेक्टेड वर्ब वो होती है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हो, ऐसी है एस के साथ में, और सेकंड फॉर्म में हो, उसको इन्फेक्टेड वर्ब कहते हैं। और अभी आपको पूछा जाए कि नीड की इन्फेक्टेड वर्ब क्या क्या हो सकती है, तो नीड खुद हो सकता है, क्योंकि वो वर्ब भी है और मॉडल भी है, तो वर्ब भी है इसलिए ये खुद। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी है एस है, इसका मतलब ये भी क्या है? इन्फेक्टेड वर्ब है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म में मतलब ये भी क्या है? इन्फेक्टेड वर्ब है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि नीड की इन्फेक्टेड वर्ब, अगर आपको पूछी जाए नीड की इन्फेक्टेड वर्ब कौन सी है, क्या? नीट, नीड्स और नीडेड, ये इन्फेक्टेड वर्ब होती है, ठीक है। अब अपन को याद रखना है, एक और बात याद रखना, शी नीड नॉट टू प्ले हॉकी। और दूसरा लिखा हुआ है शी नीड नॉट प्ले हॉकी। पहला वाक्य और दूसरा वाक्य, दोनों में खाली अंतर क्या है? एक में टू लिखा हुआ है, एक में टू लिखा हुआ नहीं है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि टू और मॉडल दोनों का एक ही काम है। अब बताओ यहां पर सेंटेंस कौन सा सही होगा? पहला वाला सही है या दूसरा वाला सही है? कौन सा सही हो सकता है बताओ? कौन बताएगा कौन सा सही है?
पहला सही होगा या दूसरा सही होगा? देखो एक बात क्या याद रखनी है कि मैंने पहले ही कहा है कि मॉडल के बाद, मैंने बेसिक चीजों में बताया था आपको, मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, ना कि टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो अपन को वर्ब मॉडल लिखा है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अब यहां पर देखो, मॉडल के बाद में टू नहीं आना चाहिए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब बताओ यहां पर कौन सा सेंटेंस गलत है? गलत सेंटेंस कौन सा, ये बताओ। पहला, बिल्कुल सही बात। पहला, सुनीता, साक्षी ने भी कहा पहला। और जिनका कमेंट आ रहा है दीपशिका जी का, वो भी अभी आएगा कमेंट। बाकी कोई लाइव में आया नहीं है अभी तक, किसी ने जवाब दिया नहीं है ना? बताओ क्या गलत है? ये नीड नॉट, नॉट तो इसके साथ में जुड़ा हुआ है, तो एज ए मॉडल है ये। तो इसके बाद में टू लिखा हुआ है, वो क्या है? गलत है, ठीक है। और आपको ये याद रखना है कि मॉडल के बाद में टू आना नहीं चाहिए। मॉडल के बाद में सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होनी चाहिए, टू होना नहीं चाहिए। ये अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। इस तरीके से बताओ, नीड के प्रयोग अपन ने कितने तरीके से करना सीखे? दो तरीके से, हेल्पिंग वर्ब की तरह और मेन वर्ब की तरह। आपको ये याद रखना है कि जब भी नॉट लिखा हुआ हो और नॉट के पहले अगर कोई शब्द लिखा हुआ आया है, इसका मतलब है कि वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब है कि वो मॉडल है। और सब्जेक्ट लिखा हुआ है और क्वेश्चन मार्क पीछे लिखा हुआ है, तो सब्जेक्ट के आगे जो लिखा हुआ आएगा वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब होगी, और हेल्पिंग वर्ब है इसका मतलब वो मॉडल है। मॉडल के बाद में कभी भी टू होता नहीं है। मतलब आप ये समझ रहे हो कि नॉट है, तो नॉट ये मॉडल के साथ में नीड नॉट करने के लिए, नेगेटिव, लैक ऑफ नेसेसिटी बताने के लिए। ये क्या है? लैक ऑफ नेसेसिटी बताने के लिए पूरा एक साथ वर्ड है, और उसके बाद में कभी भी टू लिखते नहीं है। ये मैंने पहले ही आपको एक बेसिक में बता दिया था। तो आपको ये याद रखना है कि नीड नॉट के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके बाद में टू लिखते नहीं है। तो ये यहां तक बताओ। नीड वाले सेमी मॉडल में कोई दिक्कत आई क्या? बताओ, कोई समस्या हो तो बताएं, नहीं तो फिर अपन उसका डेयर वाला दूसरा देखते हैं। तो ये नीड नॉट वाला में क्या करें, आगे बढ़े? अभी अभी दूसरा भाग, डेयर, दूसरा भाग जिसको अपन डेयर कहते हैं। अभी इसका प्रयोग भी अपन कितने तरीके से कर सकते हैं? दो तरीके से, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की तरह इस डेयर का प्रयोग भी, मतलब आपको ये याद रखना है कि सेमी मॉडल में तीन मॉडल हैं, इनका प्रयोग अपन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की तरह कर सकते हैं। यहां पर भी अपन हेल्पिंग वर्ब की तरह कर सकते हैं, मेन वर्ब की तरह इसका प्रयोग भी अपन इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। अभी जैसे डेयर है, डेयर शब्द की दो मीनिंग निकलती है। एक तो निकलता है करेज, क्या निकलता है? करेज। और दूसरा निकलता है चैलेंज, क्या निकलता है? चैलेंज। करेज का मतलब क्या होता है? साहस। और करेज का मतलब होता है चुनौती, सॉरी, चैलेंज का मतलब चुनौती होता है। मतलब इस डेयर, डेयर का मतलब साहस होता है, और उसको अपन दूसरे शब्द में करेज कहते हैं, और दूसरा है इसका चैलेंज। आवाज क्लियर आ रही हो तो देखते रहना है ना, क्योंकि कभी माइक बंद हो जाएगा तो आवाज नहीं आएगी। जरा इसकी भी सूचना देते रहेंगे, आवाज आ रही है तो थम्स अप देते रहना। आगे, अब जैसे ये डेयर है, डेयर को दूसरे मीनिंग में अपन क्या कहते हैं? करेज, या उसकी दूसरी मीनिंग निकालते हैं अपन चैलेंज, ठीक है। तो साहस और यहाँ चुनौती के तरीके से अपन जानते हैं। अब मैं आपको डेयर को अगर मेन वर्ब की तरह देखना हो, कैसे देखना हो? डेयर एज ए मेन वर्ब, कैसे? मेन वर्ब। अगर ये मेन वर्ब है तो मेन वर्ब की तरह इसको कैसे लिखते हैं? मेन वर्ब मतलब आपको ये कह सकते हैं कि इन्फेक्टेड वर्ब, या इसको मेन वर्ब कहते हैं, या स्टैंडर्ड वर्ब कह सकते हैं अपन इसको, है ना, या इसको अपन लेक्सिकल वर्ब कह सकते हैं। ये सारे नाम एक ही के हैं, अलग अलग।
दूसरा अपन यहां कर सकते हैं इसको डेयर्ड, मतलब ये फर्स्ट फॉर्म है, ये एस या एस वाली फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है। मतलब ऐसी वर्ब को मैन वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैन वर्ब। मैन वर्ब बोल सकते हैं, इन्फेक्टेड वर्ब बोल सकते हैं, इन्फेक्टिव बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड बोल सकते हैं, लेक्सिकल बोल सकते हैं, बस नाम सबके एक ही हैं। लेकिन अगर डेयर को अपन मैन वर्ब की तरह देखते हैं तो कैसे लिखेंगे? डेयर, डेयर्स और डेयर्ड, ये याद रखना। और अगर मान लो इसी डेयर को एज ए मॉडल लिखना है, कैसे लिखना है? एज ए मॉडल। अभी एज ए मॉडल कैसे मालूम पड़ेगा? तो एज ए मॉडल तो ये खुद डेयर का डेयर ही लिखा जाता है, और दूसरा होता है ड्रस्ट। क्या लिखते हैं इसको? ड्रस्ट। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये लास्ट ईयर 2022 के सेकंड ग्रेड एग्जाम में डेयर ना देकर के उसने ड्रस्ट लिखा था। क्या लिखा था? ड्रस्ट, है ना। तो ये अपन को याद रखना है कि ड्रस्ट, ड्रस्ट है वो किसकी फॉर्म है? डेयर की, है ना। ये आपको याद रखना है, किसकी फॉर्म है? डेयर की। जैसे ये ड्रस्ट है, तो इसकी पास्ट फॉर्म अगर आपको पूछी जाए तो क्या लिखा है अपन ने? ड्रस्ट। क्या लिखा है? ड्रस्ट। जिस तरीके से अपन डू है, तो डू को अपन क्या बना देते हैं? डीड। उसी तरीके से अगर आपको डेयर है, तो डेयर को आप पास्ट में क्या लिख सकते हैं? ड्रस्ट। ठीक है, इस तरीके से अपन को ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अब बताओ, क्या ये चीजें आपको समझ में आ रही है क्या? बस आपको ये याद रखना है कि ये जो तीन सेमी मॉडल हैं, इनका प्रयोग मेन वर्ब की तरह भी होता है और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी होता है। जैसे डेयर है तो हेल्पिंग वर्ब की तरह भी लिखेंगे और मेन वर्ब की तरह लिखेंगे। डेयर को मीनिंग अगर निकालते हैं तो क्या निकलेगा? करेज या चैलेंज, साहस और चुनौती। उसके बाद में डेयर की जो मेन वर्ब कैसे लिखी जाएगी? डेयर, डेयर्स और डेयर्ड। और यहां जो डेयर लिखा हुआ है उसको मॉडल की तरह लिखना है तो कैसे लिखेंगे? डेयर को डेयर खुद लिखते हैं, और अगर उसका पास्ट फॉर्म लिखना है तो उसको ड्रस्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ड्रस्ट। ये इस तरीके से याद रखना। अब अपन को, अब इसका प्रयोग भी कैसा है? जैसे नीड में किया था वैसे ही। नीड में कैसे किया था? नॉट के पहले लिखा हुआ आएगा तो वो हेल्पिंग वर्ब है यानी मॉडल है ना। और अगर मान लो सब्जेक्ट के पहले इस तरफ लिखा हुआ आएगा, है ना, डेयर या ड्रस्ट, तो वो खुद हेल्पिंग वर्ब है यानी मॉडल है। और अगर पीछे की तरफ होगा, यहाँ हेल्पिंग वर्ब दे रखी होगी और यहाँ पीछे की तरफ अगर डेयर या ड्रस्ट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो मेन वर्ब। ये याद रखना एक ही सेंटेंस में। अभी मैं आप ही को पूछूंगा, आप इसका जवाब खुद ही देंगे, ठीक है। क्योंकि नीड में अभी मैंने आपको बता चुका हूं, नीड में अभी मैंने आपको बताया है, आप इसी को खुद ही देख के बताएंगे कि कैसे होता है ये। अब आप देखो, जैसे जैसे मैंने यहां एक सेंटेंस लिख रहा हूं, अभी ये सेंटेंस लिखा हुआ है। अभी मैंने दो चीजें लिखी थी, डेयर एज ए मेन वर्ब और डेयर एज ए मॉडल। मैंने दोनों लिखा था। उसको ध्यान में रख के बताओ यहां पर कि ये डेयर लिखा हुआ है वो डेयर एज ए मेन वर्ब है या डेयर एज ए मॉडल है। ये इसको देख के बताओ क्या है, ये डेयर एज ए मेन वर्ब है या डेयर एज ए मॉडल है। बताओ, एम बी लिख के बताओ या एम लिख के बताओ। खाली एम बी लिखा तो मतलब समझ जाऊंगा कि मैं ये मेन वर्ब है, और अगर आपने खाली एम लिखा इसका मतलब मैं समझूंगा कि ये मॉडल है। मैंने अभी आपको बताया था कि डेयर एज ए मेन वर्ब तो कैसे लिखते हैं, वो मैंने लिखा था, और डेयर एज ए मॉडल इस तरीके से लिखा था, तो वो कैसे लिखे हैं वो भी मैंने आपको बताया था। तो अब ये यहाँ जो डेयर लिखा हुआ है, अब ये एम भी है या एम है, बता के बताओ। साक्षी, दीपशिका वगैरह सब ने एम भी लिखा, बहुत बहुत बढ़िया। ये मेन वर्ब है क्योंकि यहाँ पीछे क्या लिखा हुआ है? एस लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ईएस वाला होता है, तो ये मेन वर्ब है। मतलब आप समझ रहे हैं कि ये इस तरीके से होता है मेन वर्ब। अभी मैं दूसरा चीज लिख रहा हूं, जैसे मैंने यहां लिखा, यू डेयर नॉट रन ए रेस। अब बताओ यहां पर ये जो डेयर लिखा हुआ है वो क्या है, एम बी है या एम? बताओ, सुनीता ने भी एम बी लिखा है, बढ़िया। अब यहां इस वाले दूसरे सेंटेंस में ये जो डेयर लिखा हुआ है वो क्या है, एम बी है या एम? जल्दी से जवाब। वेरी गुड साक्षी, एम।
और बताओ दीक्षिका जी, सुनीता, एम यू समझा नहीं। एम वी का मतलब होता है मेन वर्ब और एम होता है मॉडल। तो अब यहां पर आप बताएं इसको कि ये जो ऊपर वाला तो एम वी था, लेकिन ये यहां पर ये जो लिखा वो एम है या एम वी है? एम का मतलब मॉडल और एम वी का मतलब मेन वर्ब। एम वी मेन वर्ब है क्या ये? बताओ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है आपको, ये मेन वर्ब कैसे हो सकता है? जब मैंने आपको बताया है कि नॉट के पहले अगर अपन इसको लिखते हैं तो नॉट के पहले हमेशा लिखा हुआ रहता है, वो हमेशा क्या होता है? मेन वर्ब है या मॉडल? अब थोड़ा क्लियर करो चलो। नॉट के पहले हमेशा क्या आता है? बिल्कुल, बस इसी तरीके से तो मैं कह रहा हूं ना कि नॉट के पहले लिखा हुआ है। और यहां देखो ये रन लिखा हुआ है, वो आपका एक तरह से क्या है? मेन वर्ब है। तो फिर ये क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब को ही क्या कहते हैं? मॉडल कहते हैं। ठीक है, एक और सेंटेंस लिखो, मैं आपको बताता हूं। जैसे यहां लिखा मैंने, डेयर ही टेक ऑल सीट्स। ये क्वेश्चन मार्क है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था नीड में कि नॉट के पहले लिखा हुआ आएगा तो हेल्पिंग वर्ब माने मेन वर्ब, और सब्जेक्ट के पहले लिखा हुआ हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल। ठीक है, ये याद रखना। तो अब बताओ यहां पर क्या है? ये तीसरे सेंटेंस में यहां डेयर लिखा हुआ है। अभी ये बताओ ये मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब मतलब मॉडल है? क्या है जल्दी से? एचवी, वेरी गुड, मॉडल। एचवी मतलब मॉडल। ठीक है, बात वही है, एचवी लिखो या मॉडल लिखो, बात वही है। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि मॉडल हो या एचवी, बात वही है। बिल्कुल सही बात है। एचवी लिखा तो भी गलत नहीं है, क्योंकि एचवी मॉडल ही एचवी है और एचवी ही मॉडल है, इसलिए अपन ध्यान रखेंगे। सुनीता, बिल्कुल तीनों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। बाकी सारे कोई भी अपना जवाब नहीं दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये इस तरीके से आपको, मुझे इस तरीके से जवाब मिल रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को इस तरीके से जो मैं बता रहा हूं वो समझ में आ रहा है। अगला एक और मैं लिख रहा हूं, आप लोग इसमें बताएंगे कि कहां पर क्या है। ठीक है, मैंने यहां लिखा हुआ है, तीसरा सेंटेंस क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब यहां पर मैंने लिखा है ड्रस्ट। अब ये ड्रस्ट है, वो पहले तो बताओ डेयर की क्या है? पास्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? पास्ट फॉर्म। अब ये जो ड्रस्ट लिखा हुआ है वो मेन वर्ब की तरह आया है या मॉडल की तरह आया है? बताओ। तीसरा, ये जो चौथा सेंटेंस है उसमें ये जो ड्रस्ट है वो मेन वर्ब की तरह है या मॉडल की तरह है? मैंने आपको पहले समझा दिया है, नॉट के पहले और सब्जेक्ट के पहले अगर आता है तो वो हमेशा मॉडल यानी हेल्पिंग वर्ब है। मॉडल यानी हेल्पिंग वर्ब है। अब बताओ इसका इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब क्या होगा? बिल्कुल मॉडल, वेरी गुड साक्षी, बिल्कुल मॉडल। दोनों का जवाब बिल्कुल सही है। सुनीता, मॉडल। सब्जेक्ट के पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब मॉडल। मतलब आपको ये याद रखना है कि जितना भी ये सेमी मॉडल है, सेमी मॉडल में चाहे नीड हो, डेयर हो या यूज टू हो, तीनों आपको याद रखना है कि नॉट के पहले लिखे हुए हैं इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल, और सब्जेक्ट के पहले आए मतलब हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल, और इसके इस नॉट के इस तरफ चले गए या सब्जेक्ट के इस तरफ चले गए तो फिर वो मेन वर्ब, फिर वो मेन वर्ब। अभी इस तरफ है इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट इस तरफ है इसका मतलब आपको ये याद रखना है कि ये इस तरफ वाले हिस्से में आते हैं, आगे की तरफ यूं आते हैं
तो मतलब आपका हेल्पिंग वर्ब है या मॉडल है, और उस तरफ वाले भाग में जाते हैं उस तरफ, तो वो हमेशा मेन वर्ब की तरह आते हैं। अभी मैं सेंटेंस दूसरा आगे लिख रहा हूं, आप लोग बताएंगे कि किस तरीके से क्या है, ठीक है। अब एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आप लोग बताएंगे इसमें कि क्या है ये। बताओ इसमें ये जो ड्रस्ट लिखा हुआ है क्या है, एम बी है या एम? बताओ एम बी है या एम? जवाब जल्दी से, इसमें देर नहीं लगनी चाहिए। अब एम बी, बिल्कुल। सुनीता ने जवाब दे दिया अपना, एम बी। हाँ, दीपशिका ने भी दिया एम बी। और बताएं? हाँ, साक्षी एम बी, बिल्कुल करेक्ट। क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी ऑलरेडी दे रखा है, इसका मतलब जब ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये क्या है, एम बी, मेन वर्ब, ठीक है। अब एक और सेंटेंस, उसके बाद में आपका डेयर भी आप लोगों के सामने क्लियर हो गया है। मैं आपको एक और सेंटेंस दे रहा हूं, आप उसको जरा सा समझ के बताएंगे। अब यहां पर मैं आपको कुछ और पूछने जा रहा हूं। अब यहां पर अगर आपको याद है शब्द इन्फेक्टेड और डिफेक्टिव, इन्फेक्टेड और डिफेक्टेड, अगर आपको याद है इन्फेक्टेड और डिफेक्टेड, मैं कुछ अलग थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूं ताकि आपको जब एग्जाम में आएगा तो आप बता पाएंगे। अब आप मुझे बताओ इसमें डिफेक्टिव, डिफेक्टिव या डिफेक्टेड वाली वर्ब कौन सी है, अगर किसी ने याद रखी हो तो। इन्फेक्टेड या इन्फेक्टिव वर्ब कौन सी जगह होती है, और डिफेक्टेड या डिफेक्टिव वर्ब। तो मैं आप इसमें से पूछ रहा हूं कि डिफेक्टिव वर्ब कौन सी है इसमें, या डिफेक्टेड कौन सी वर्ब है, ये बताओ। इसमें से बताओ, पूरा लिख के बताना। अगर मान लो इसमें से जो डिफेक्टेड वर्ब है उसका नाम पूरा लिख के बताना क्या है, जल्दी से। जल्दी, जवाब की राह देख रहा हूं मैं, जल्दी से। अभी मैं उसका दूसरा नाम लूंगा तो फटाक से बता दोगे। मैंने अभी कहा आपको डिफेक्टिव वर्ब चाहिए मुझे, डिफेक्टिव वर्ब कौन सी है, नाम लिख के बताओ डिफेक्टिव वर्ब क्या, बताओ। बताओ जल्दी, डिफेक्टिव। हाँ चलो ये बता दो, डिफेक्टिव नहीं बता तो उसको बोलते हैं अपन, दूसरा नाम और लेता हूं मैं, एनामोलस। डिफेक्टिव लिखा है क्या, टेक, टेक डिफेक्टिव, डिफेक्टिव। और दूसरा शब्द है इन्फेक्टिव। नाम चाहिए मुझे, नाम। जैसे इन्होंने टेक लिख के दिया है वैसा वैसा मुझे और चाहिए, जैसे डिफेक्टिव और इन्फेक्टिव। तो मैंने पूछा कि इसमें डिफेक्टिव वर्ब कौन सी, डिफेक्टिव। इन्फेक्टिव अलग है और डिफेक्टिव अलग है। अभी इन दोनों में इन्फेक्टिव भी दे रखी है और डिफेक्टिव भी दे रखी है। अब आप बताओ कि अभी मैं दूसरे तरीके से बोलूंगा तो आप लोग बता देंगे, लेकिन मेरे को खाली आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में अगर मान लो ऐसा पूछा जाए कि डिफेक्टिव वर्ब कौन सी है, तो फिर आप ऐसे, बिल्कुल दीपशिका जी वडेरा जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। क्या जवाब दिया उन्होंने, ड्रस लिखा हुआ है। ड्रस का मतलब होता है एक तरह से मॉडल, मतलब मैंने देखो वो चार्ट बनाया, उस चार्ट के अंदर लिखा हुआ है कि इन्फेक्टिव और डिफेक्टिव, है ना। दीपशिका जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है।
क्योंकि ये जो ड्रस्ट लिखा हुआ है वो एक तरह से डिफेक्टिव वर्ब की श्रेणी में आती है ना। ये हेल्पिंग वर्ब भी है, सुनीता ने लिखा है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन मैंने कहा था उसका पूरा डिफेक्टिव को हेल्पिंग वर्ब यूं बताया सुनीता ने, लेकिन मेरा पूछना था कि वो शब्द कौन सा है जिसको डिफेक्टिव बोलते हैं, तो दीपशिका जी ने बताया कि ड्रस्ट। साक्षी थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा क्योंकि इन शब्दों के ऊपर आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर है वो आपको, मान लो ये शब्द सारे आपको पता है, हेल्पिंग वर्ब ने, एक्सिलरी ने, लिंकिंग वर्ब ने, ये सब पता है, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि इसको डिफेक्टिव या इनफेक्टिव बोलते हैं, तो वो याद रखना है। तो फोकस पूरा अच्छे से रखना है। डिफेक्टिव वर्ब मतलब ये होती है कि जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होती है सारी, उन सबको अपन डिफेक्टिव कहते हैं, और इनफेक्टिव वर्ब वो होती है जिनको अपन सारा मेन वर्ब कहते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था नीड की इनफेक्टिव वर्ब कौन कौन सी होती है, तो आपने बताया था नीड, नीड्स और नीडेड, मतलब वो इस तरीके की वर्ब होती है, वो हमेशा इन्फेक्टेड होती है, और ये जारी होती है हेल्पिंग वर्ब वो सारी कौन सी होती है, डिफेक्टिव वर्ब। ठीक है, इस तरीके से बताओ। आपको मैंने दूसरा ये डेयर पढ़ाया, क्या समझ में आ गया है? समझ में आ गया हो तो जरा थम्स अप कर दीजिएगा, दीपिका जी, सुनीता जी, साक्षी, क्योंकि यूज टू तीसरा। अब इसका प्रयोग भी मैंने कहा, इनका प्रयोग भी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, तो फिर इसका प्रयोग भी आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है, करना है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि यूज टू इस तरीके से, दो तरीके से बताता है। एक तो आपको पास्ट हैबिट के बारे में बताता है, पास्ट हैबिट, और दूसरा जो बताता है वो एडिक्टेड। एडिक्टेड हमेशा मेन वर्ब की तरह यूज होता है, और ये जो पास्ट हैबिट होती है वो सारी हेल्पिंग वर्ब की तरह होती है। मतलब जब पास्ट हैबिट की बात होगी, हेल्पिंग वर्ब मतलब मॉडल, हेल्पिंग वर्ब मतलब मॉडल, और जब एडिक्टेड बात होगी, एडिक्टेड मतलब हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दे रखी होगी, और दूसरा जो दे रखा होगा वो एडिक्टेड की तरह दिया हुआ होगा, ये यूज टू, इसलिए वो क्या भूमिका में होगा, मेन वर्ब। मतलब पास्ट हैबिट की बात होगी तो वो हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल, और जब हेल्पिंग वर्ब दे रखी होगी और ये यूज टू एडिक्टेड वर्ब की तरह दे रखा होगा तो वो मेन वर्ब की तरह होगा। ठीक है, ये याद रखना। अब दूसरा एक बात और सीखें कि जैसे यहाँ पास्ट हैबिट है, अभी पास्ट हैबिट को बताने वाले 3 लोग हैं, पास्ट हैबिट को बताने वाले कितने लोग हैं, 3 लोग, ये याद रखना। एक तो आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म हमेशा पास्ट इंडेफिनेट के अंदर आती है। कहां पर, पास्ट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव में, कहां पर, पास्ट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव में वर्ब की सेकेंड फॉर्म। दूसरा होता है पास्ट हैबिट को बताने वाला यूज्ड टू, पास्ट हैबिट को बताने वाला यूज्ड टू, और तीसरा होता है वुड। मतलब पास्ट हैबिट सेंटेंस में जो आपको सेंटेंस लिखा हुआ होगा उसमें कोई पास्ट की चीज मिलेगी, वहां पर क्या मिलेगी, पास्ट की चीज। अब पास्ट की चीज मिलेगी, इसका मतलब आपको ये ध्यान रखना है, या तो अपन को वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये तो टेंस का मसला चला गया। अपन क्या पढ़ रहे हैं, मॉडल। अपन को ये दोनों को ध्यान रखना है कि ये दोनों है, उनमें से पास्ट की बात करने वाला कौन कौन है और कैसे, पास्ट हैबिट को कैसे बताएगा। तो अपन को खास ध्यान रखना विशेष कि इसका प्रयोग कब करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। ये दोनों शब्द, ये दोनों मॉडल यूज टू और वुड, यूज टू और वुड, ये दोनों किसको बताते हैं, पास्ट हैबिट। पास्ट का मतलब होता है पूर्व की, और हैबिट का मतलब आदत। पूर्व की आदत को बताने वाले 2 मॉडल हैं, कौन कौन से, यूज टू और वुड, ये दोनों। अब कैसे देखो, मतलब अगर पास्ट की हैबिट, जैसे मतलब कोई काम हो रहा है, ठीक है, और कोई काम हो रहा है, पहले हुआ है और वो आगे वापस रिपीट हो सकता है, एक बार हो गया है और फिर भी रिपीट होने की चांस है, तो ऐसे में तो आपको यूज टू करना है। क्या करना है, जब कोई काम पहले हो गया है ना, जैसे मान लो मैं क्रिकेट पहले खेलता था, तो क्या मैं अभी क्रिकेट नहीं खेल सकता हूं, रिपीट होने के चांस है कि नहीं है, तो फिर उसकी जगह यूज टू। पहले खेलता था लेकिन फिर भी खेलने के चांस हैं, फिर मान लो एक बार मेरे सामने बैट बॉल आ जाएंगे तो मैं खेलूंगा नहीं, क्या कि छोड़ दूंगा, नहीं खेलना ही बंद कर दिया इसलिए नहीं खेलूंगा, मन हो जाता है खेल लेंगे, तो वो पहले वाली घटना वापस क्या हो गई, रिपीट हो गई। तो जब वो पास की आदत वापस रिपीट हो जाती है, फिर खेलने का मन हो जाता है या फिर कोई काम करने का मन हो जाता है, तो वहां पर अपन को यूज टू। लेकिन वुड का प्रयोग करते हैं कब, जब पास की कोई चीज हो जाती है और वापस रिपीट नहीं होती, वापस उसको रिपीट होने के कोई चांस
नहीं है। जैसे कोई भी आप देखें महान पुरुष हुए हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, अब वो पहले जो गतिविधि करते थे अब आगे वापस रिपीट होने के चांस है क्या? नहीं है। तो जब पास की कोई आदत है वो अगर रिपीट होने के चांस नहीं बनते हैं तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? वुड का। और जो पास की घटना है और वापस बनने के फिर चांस बनते हैं तो उसकी जगह यूज टू। मतलब पास्ट हैबिट को बताने वाले अपने पास में दो मॉडल है, एक है यूज टू और दूसरा वुड। वुड कब करते हैं? जब कोई घटना वापस रिपीट नहीं होती, और जब कोई घटना वापस रिपीट होती है तब अपन किसका प्रयोग करते हैं? यूज टू का। और एडिक्टेड का मतलब यह होता है कि आगे हेल्पिंग वर्ब दे रखी, इसका मतलब यूज टू है वो एडिक्टेड वर्ब है, और एडिक्टेड का मतलब क्या होता है? मेन वर्ब। ठीक है, अब मैं आपको सेंटेंस बता देता हूं एक। जैसे आप यहां देखें, जैसे अब बताओ इस सेंटेंस में आपको पास्ट की कोई चीज दिख रही है? वॉज। पास की बात कर रहा है, मतलब पास की कोई आदत की बात कर रहा है। अब पास की आदत की बात करने वाले अपने पास में दो शब्द हैं, यूज टू और वुड। यूज टू मॉडल भी है और वुड भी है। यूज टू का प्रयोग कब करते हैं? जब कोई घटना वापस रिपीट होने के चांस हैं। और वुड का प्रयोग कब करते हैं? जब वो वापस उसका रिपीट होने के चांस नहीं है। तो अब बताओ, यहां पर मैंने लिखा है स्वाति प्ले डैश डैश प्ले हॉकी व्हेन शी वाज चाइल्ड। मतलब वो बचपन में थे तब क्रिकेट खेला जाता था। तो क्रिकेट खेला जाता था तो क्या वापस रिपीट होने के चांस हैं या नहीं? अगर है तो यूज टू आएगा या वुड आएगा? बताओ, आंसर दो जल्दी। यूज टू लिखना है या वुड? मैंने पहले ही बताया है रिपीट होने पे क्या लिखते हैं और रिपीट नहीं होता तो क्या लिखते हैं। अब यहां बताओ क्या घटना रिपीट होने के चांस है या नहीं है? अगर है तो कौन सा मॉडल? आपका जवाब जैसे ही आएगा यूज टू आएगा या वुड आएगा तो मैं समझ जाऊंगा। यूज टू दीपशिका जी वडेरा, यूज टू सुनीता। और बताओ साक्षी, यूज टू। बिल्कुल सबको समझ में आ रहा है। मतलब ये है कि जब ये पास में, मतलब ये बचपन में जब खेलते थे तो वापस क्रिकेट मतलब हॉकी खेलने के चांस हैं, रिपीट होने के चांस है, इसलिए अपन यहां किसका प्रयोग करेंगे? यूज टू का प्रयोग करेंगे, है ना? और मान लो अगर ऐसा मैं लिखूं यहां, अब यहां बताना, अब बताओ यहां क्या आएगा? यहां क्या हो सकता है? यूज टू लिखें या वुड लिखें? साक्षी बिल्कुल वुड। बताओ, साक्षी का जवाब वुड, सुनीता वुड। और बताएं, दीपशिका जी वुड। बिल्कुल वुड। क्यों? क्योंकि गांधी जी हैं। अभी गांधी जी पहले चरखा चलाते थे, अभी वापस रिपीट होने के चांस नहीं है, इसलिए यहां पर वुड। मतलब आपको यह ध्यान रखना है कि पास्ट हैबिट को बताने वाले अपने पास में कितने मॉडल हैं? दो, यूज टू और वुड। कौन सा? यूज टू और वुड। यूज टू का प्रयोग तब करेंगे जब पास की जो घटना है वो वापस रिपीट होने के चांस हैं, तो वहां पर यूज टू। और वुड का प्रयोग पास्ट हैबिट की बताता है लेकिन वो घटना वापस रिपीट नहीं होती है, तो फिर वहां पर अपन को किसका प्रयोग करना है? वुड का प्रयोग करना है। ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। मतलब आपको ये याद रखना है कि ये जो यूज टू मॉडल है एज ए मैन वर्ब भी होता है और मैन वर्ब भी होता है और हेल्पिंग वर्ब भी होता है। लेकिन यूज टू को दिखाने वाले कितने शब्द हैं? पास्ट हैबिट और दूसरा एडिक्टेड। एडिक्टेड मतलब मैन वर्ब में। अब ये पास्ट हैबिट को बताने वाले अपने पास में कितने मॉडल हैं? दो, एक तो है यूज टू और दूसरा वुड। अब यूज टू का प्रयोग तब करते हैं जब घटना वापस रिपीट होने के चांस है पास्ट वाली, और ये पास्ट की घटना वापस रिपीट नहीं होती तो वुड, है ना? तो अपन एक सेंटेंस और लिखते हैं जिसमें
अब बताओ, अब बताओ मुझे कि यहां पर यूज टू एम बी है या एम है, बताओ देखो। थोड़ा धीरे रहेंगे इसमें। बताओ देखें। दीपिका, दीपिका सॉरी, दीपिका डज नॉट यूज टू रन ए रेस। अब यहां पर ये जो यूज टू दे रखा है वो क्या है, एम बी है या एम है, बताओ। जल्दी से। एम बी। साक्षी का जवाब एम बी है। सुनीता एम बी। और बताओ। एम बी, ठीक है। मतलब मैंने पहले ही कहा कि नॉट के पहले जो भी आता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब होता है। अब ये हेल्पिंग वर्ब है तो अपने तो किसी इन तीनों में से कोई नहीं है, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ ये जो यूज टू दे रखा है इसका मतलब है कि वो क्या है, मेन वर्ब। मतलब आप लोगों को अभी ये जो मैंने बताया था, पास्ट हैबिट बताने वाले सारे जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब की भूमिका में होते हैं, तो वो मॉडल होते हैं। और मेन वर्ब एडिक्टेड वर्ब, तो ये एडिक्टेड वर्ब की तरह है, इसलिए इसको अपन ऐसा कहते हैं। अब आपको मैंने एक चीज और बताना चाह रहा हूं, जैसे नेगेटिव, नेगेटिव करते हैं, क्या करते हैं, नेगेटिव। अभी मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं नेगेटिव, तो आपको ये ध्यान रखना है क्या, ही, जैसे मैंने यहां लिखा यूज, अब नेगेटिव करते हैं तो क्या, यूज्ड नॉट टू रन ए रेस व्हेन ही वाज चाइल्ड। अब देखो, अब ये नेगेटिव लिखा हुआ है, अब नेगेटिव लिखा हुआ है तो अपन ने क्या लगाया है, नॉट। किसके बीच में, यूज और टू के बीच में। बताओ ये सही है या गलत है, क्या ये सही है या गलत है, ये बताओ, सही है या गलत। क्या ऐसा अपन कर सकते हैं, यूज टू, जैसे ये मॉडल पूरा है यूज टू, अब मुझे नॉट लगाना है तो क्या मैं ऐसे लगा सकता हूं, यूज टू नॉट लगाऊं, या मैंने लिखा है यूज नॉट टू। अब इन दोनों में से कौन सा सही है, ऊपर वाला सही है या नीचे वाला सही है, कौन सा सही होगा बताओ। नॉट लगाने के लिए आपको पता होना चाहिए, नॉट, नॉट की पोजीशन अगर मैं आपको बताऊंगा आप तब से आप कभी गलत नहीं करेंगे। अब यहां एक बार बता दो कि यूज टू नॉट लिखूं या यूज नॉट टू लिखूं, क्या लिखना चाहिए, तो आप बताओ। ये जो लिखा हुआ मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है, ऊपर वाला। दीपशिका वडेरा वो कह रही है, सुनीता कह रही है एक नंबर, मतलब ये यूज टू नॉट के यूज नॉट टू, ये मैंने जो लिखा है वो गलत है, इसका मतलब 2 नंबर। ये देखो, अब आपको ये याद रखना है। अब आप, मैं एक लाइन बोल रहा हूं, उसके बाद आप अपना आंसर सोच के जवाब देना। नॉट का प्रयोग हमेशा तीसरे नंबर पे, नॉट का प्रयोग हमेशा तीसरे नंबर पे, चाहे कुछ भी हो जाए, नॉट का प्रयोग हमेशा तीसरे नंबर पे, मतलब एक, दो, तीन, ऐसे एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द। अब कैसे होना चाहिए बताओ, चलो। साक्षी ने लिखा यूज नॉट टू। अब आप लोग बताएं ऊपर कैसे करेंगे, मैंने अभी बताया एक, दो, तीसरे नंबर पे नॉट, तो कैसे होना चाहिए बताओ। सुनीता और दीक्षिका जी, साक्षी ने तो लिख के दिया है, चलो सुनीता दीक्षिका जी बताओ।
जल्दी, बस अपने पास में समय 31 1 मिनट ऊपर हो गया है, अपन एक दो प्रश्न और बताएंगे, उसके बाद में इसको समाप्त करेंगे, है ना आज का। बताओ। सुनीता जी, यूज नॉट टू लिखा है। अब दीपशिका जी, बताओ कैसे होगा, आया क्या जवाब? ही यूज्ड नॉट, ही यूज्ड नॉट, मतलब मैंने जो लिखा है वो सही लिखा है कि गलत लिखा है, हाँ या ना? बताओ दीपशिका जी, सुनीता जी, साक्षी, हाँ या ना, मैंने ये जो सेंटेंस लिखा है वो सही लिखा है या गलत, हाँ या ना? ठीक है, सभी का जवाब सही आ रहा है, बिल्कुल। अब अपन को याद रखना है कि नॉट की जगह हमेशा तीसरे नंबर पे, ये यूज्ड और टू को अपन ने क्या कर दिया, अलग कर दिया, मतलब अपन इसको नॉट लगाने के लिए इसकी जगह अपन ने तीसरे नंबर पे बनाने के लिए यूज्ड और टू को दोनों को अलग कर दिया। समझ में आ गया क्या? चलो याद रखेंगे इसको। एक और सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, उसके बाद आप बताएंगे इसको कि कैसे मैंने जो लिखा है सही लिखा है या गलत। मैं दो सेंटेंस लिख के बता रहा हूं आपको, ऊपर यहां लिखता हूं मैं। अब दोनों सेंटेंस में से सही कौन सा है ये बताना, आप थोड़ा सा ध्यान पूरा ये करके अच्छे से। पहले तो मैं लिख रहा हूं यूज्ड, यूज्ड लिखा है, बताओ कौन सा सेंटेंस सही होगा। एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर, तीनों का जवाब एक नंबर है, बिल्कुल सही। मतलब यूज्ड और नॉट टू, क्योंकि नॉट अपन ने लगाना है तो वो उसकी जगह कौन सी है, तीसरे नंबर पे, याद रखना। एक दो तीन है ना, और ये टू पीछे चला गया। अभी ये इस तरीके से, मतलब आपका पहला बिल्कुल सही है, एक नंबर। दो नंबर आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि यूज टू एक साथ अपन लिखते नहीं है, इसको अपन ध्यान रखना है ना इस तरीके से। आपने एक और सेंटेंस में लिख रहा हूं, आप इसको थोड़ा सा देखें। यूज ही टू टेकन, अभी ऐसा लिखा हुआ है। अब बताओ ये सही लिखा है या गलत लिखा है, हाँ या ना?
क्या हो सकता है बताओ। चलो ये लास्ट है अपना आज का पार्ट 1। पार्ट 2 में अपन प्योर मॉडल, मैंने आज मॉडल का बेसिक बेसिक सारा बता दिया, सेमी मॉडल बता दिया। अब इसका प्योर मॉडल है जो 10, उसका उपयोग कैसे करते हैं, किस तरीके से नोशन का प्रयोग करते हैं, वो उस तरीके से अपन अगले वीडियो में समझेंगे। लेकिन इसका जवाब आप जल्दी से दें कि इसमें से कौन सा वाक्य सही लिखा हुआ है, पहला सही लिखा हुआ है या दूसरा सही लिखा हुआ है। एक नंबर है या 2 नंबर, जल्दी से तीनों का जवाब फटाक से आना चाहिए। अभी पहले तो नोट था इसलिए अपन ने अंदाजा लगाया कि तीसरे नंबर पे आएगा ये, लेकिन अभी नोट नहीं है तो अब कैसे करेंगे ये जरा देखो। है ना, 2 नंबर सही है, 2 नंबर बताया दीक्षिका जी ने। अभी साक्षी ने भी 2 नंबर, सुनीता भी 2 नंबर बोली थी है। सुनीता जी का जवाब आ जाओ, देखिए सुनीता। हाँ देखो सुनो, अब आपको ये याद रखना है कि जब नॉट का प्रयोग करना होता है तो यूज्ड और टू को अलग अलग करके अपन नॉट लगाते हैं, और जब इंट्रोगेटिव में यूज्ड लिखना है तो यहां बीच में आपको सब्जेक्ट लिखना है और टू लगाना है। मतलब आपको ये याद रखना है कि नेगेटिव में नॉट बीच में घुसाना है और इंट्रोगेटिव में बीच में सब्जेक्ट घुसाना है। अब बताओ आंसर कौन सा होगा। सुनीता ने तो जान के उत्तर दिया है 1 नंबर। अब दीपशिका जी और साक्षी 1 नंबर, साक्षी जी ने 1 नंबर दिया। अभी उधर बिल्कुल, मतलब अब समझ में आ जाना चाहिए, आपको याद रखना है कि यूज टू जब नेगेटिव करना हो तो नॉट बीच में घुसाना है, और जब इंट्रोगेटिव करना है तो सब्जेक्ट बीच में घुसाना है। ये आपको याद रखना है। जब आपको यूज टू का प्रयोग, आपको अगर इस क्लास में आज आनंद आया हो, कुछ सीखने का अच्छा मिला हो, तो एक जरा सा लाइक जरूर करिएगा अपने साथियों को। अगली बार जब इस तरीके का लिंक आए तो जो इंग्लिश में तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी ये शेयर करिए और उनको भी जोड़ने के लिए मोटिवेट करिए। आपको बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी सिंपल से तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। धन्यवाद, कल मिलते हैं अपन नेक्स्ट। लेकिन एक बार लाइक जरूर मिल जाए तो फिर मैं इसके बाद वीडियो को बंद करता हूँ। थैंक यू सर। चलो थैंक यू सर आया है, साक्षी जी का, सुनीता जी का भी आया है। अभी एक और कमेंट आ जाए तो फिर समझ आए कि अपन आज का वीडियो सही रहा था। हाँ दीपशिका जी का भी आया, थैंक यू। तो आप तीनों को भी धन्यवाद मेरी तरफ से, जो आपने बराबर मेरे प्रश्नों का अच्छे से जवाब दिया। कल मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, जिसमें आपका आधा मॉडल तो मैंने आज करा दिया है, आधा मॉडल आपको मैं कल करा दूंगा। धन्यवाद साथियों, इसी तरीके से आप लाइव क्लास में बने रहिएगा। और एक दूसरा ये, जो अपने साथी जो हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कराइएगा, है ना। जो मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर आप यूट्यूब पे लिखेंगे धीरज सर 0410, अगर आप यूट्यूब पे ये डाल के आप सर्च करेंगे तो वहां पर नाम आएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी जरूर बजाइएगा ताकि मेरी ये जो सारी सूचना है वो आपको मिल सके। धन्यवाद। इसी तरीके से